है। मुझे तो पहली दफ़ा पता चला कि ऐसा करना चाहिए। बहुत अच्छा यार, वेल डन। मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इनको बेस करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये लोगों के साथ सोशलाइजेशन का है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का है। ठीक है, कम्युनिकेशन में इन्वायरमेंट बहुत मैटर करती है। तनाव में, टकराव में, महाजराई में, नफरत में, तासुब में बैठ के कोई हैप्पीनेस की बात करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो मैं कहता हूँ अभी आपकी ज़बानें जो है ना कैंचियों की तरह चलेंगी, सारे बोलना शुरू हो जाएंगे, सब बोलेंगे। अभी मैं कहूँगा यहाँ से आके बोलना शुरू करें तो सबके परेशानी हो जाएगी। कैसे ख़त्म करनी है? अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी एक्सरसाइजेस के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के साथ। आप फला से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम शुरू करते हैं। मैं पहले इसको शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, आज हमने 3 बुनियादी चीज़ें कवर करनी है। पहली, कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कोई नया वर्ड्स नहीं है, हम सबको पता है। बहुत से लोग इसके ऊपर बड़ी बातें करते हैं, उनकी बड़ी महारतें हैं। बहुत अच्छे लोग भी पैदा होते हैं जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते, लेकिन कुछ मेहनत के बाद वो अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं। कुछ पॉलिश करना पड़ता है अपने आप को। तो हम ये ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि एक तो कम्युनिकेशन से मुराद हमारी क्या है, एक बात, और एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है, किन बातों का ख्याल रखता है। ठीक है, और फिर उसकी आज की दुनिया में जो कम्युनिकेशन की अहमियत है उसी से रिलेटेड हम ये बात करेंगे। दूसरा पहलू होगा हमारा प्रेजेंटेशन का। अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, चाहे वो ड्रेस की कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो अपनी गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो हमारी असाइनमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे हमारी प्रेजेंटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में है। तो एक पूरा पहलू जो है वो हमारा प्रेजेंटेशन का होगा कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है और किन बातों का उसमें ख्याल रखा जाता है। और तीसरा कंटेंट हमारा होगा निगोशिएशन का, निगोशिएट करना। यानी आपके और मेरे दरमियान एक निगोशिएशन हो रही है और हमने किसी नतीजे पे पहुंचना है। ठीक है, तो निगोशिएशन की अहमियत क्या है और कैसे एक बेहतर नतीजे पे पहुंचा जा सकता है, जो आप चाहते हैं वो कैसे पहुंचा जा सकता है, एक बात। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में आप अमल कर रहे हैं। आपको बोलना पड़ता है, कम्युनिकेट करते हैं आप, आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ती है, आप कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं घर वालों के साथ, उसातिज़ा के साथ, दोस्तों के साथ, कारोबार के मामलात में, लेन देन के मामलात में निगोशिएट भी करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो मैं कोई बिल्कुल अनोनी बात बता रहा हूँ। ये वो तीनों चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ आपने ये देखना है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कि हम कम्युनिकेट करते हुए क्या करते हैं और ये हमें बता क्या रहे हैं। ठीक, हम प्रेजेंट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और ये क्या बात बता रहे हैं, और हम निगोशिएट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं और ये क्या हमें बता रहे हैं। तो आपने देखना है कि जो आप कर रहे हैं वो क्या है और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, ताकि हम इसके दरमियान, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ, शाबाश, फिर हम इनके दरमियान एक मिलाप पैदा कर देंगे। हाँ, ताकि एक ऐसा हम रिलेशनशिप बना दें ताकि अगर आप में से कोई अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता है, अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहता है, अच्छा निगोशिएटर बनना चाहता है, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, एक बात। अब अगली बात, इससे पहले कि मैं स्लाइड्स पे जाऊं, बाज़ लोगों के पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा होता है, विजडम भी उनका बहुत अच्छा होता है, और ग्रिप भी अपने मौजू के ऊपर बड़ी शानदार होती है। लेकिन क्या चीज़ कमी है? अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते। यहां पे आके वो मार खा जाते हैं। हमारे असातिज़ा हमें बहुत से ऐसे टकरे अपनी ज़िंदगी में, बहुत नॉलेजेबल बट नॉट ए गुड कम्युनिकेटर। हमारे अपने घर में, फैमिली में, दोस्तों में, सब जगह पर अच्छा मुकर्रर होना, अच्छा कम्युनिकेटर होना, ये एक आर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि नॉलेजेबल होना, इल्म रखना, चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रसाई आपके पास होनी एक अलग बात है, और एक कम्युनिकेटर होना एक डिफरेंट बात। अच्छा, बाज़ लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं होते, बहुत नॉलेजेबल नहीं होते, बड़ी ग्रिप नहीं होती अपने सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई उन्होंने इस एरिया के ऊपर, बट ए गुड कम्युनिकेटर, वो अपनी गुफ्तगू से मुतासिर कर जाते हैं। बाज़ औक़ात या तो हम कंटेंट से मुतासिर होते हैं, कंटेंट से यानी जो आप हमें दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे मुतासिर होते हैं कि बहुत नॉलेजेबल है, या बाज़ औक़ात हम उनकी शख्सियत की प्रेजेंटेशन से, कम्युनिकेशन से, उनके बोलने के स्टाइल से, शोला बयानी से
हाँ, जो इनका स्टाइल है बात करने का, उससे इतने मुतासिर हो जाते हैं कि कंटेंट भूल जाते हैं। हम कहते हैं बड़ा शानदार टीचर है, पूछते हैं क्या पढ़ाया है, उसका छोड़ो जी, बोलता बहुत अच्छा है, हाँ, अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छी तरीके से बात समझाता है। तो ये बड़ा कम होता है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हो और अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप भी आपकी हो। ये कम होता है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे ना कि दोनों चीज़ें बड़ी परफेक्ट हों। कहीं एक चीज़ बड़ी परफेक्ट है, दूसरे में गैप है, कहीं दूसरी बड़ी परफेक्ट है, पहले में गैप है। तो ये साथ साथ चलेगा भी, आपको पता चल जाएगा चीज़ों के बारे में। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये कुदरती बात है, अच्छा बोलना इंसान का कुदरती पहलू है। हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करना चाहता, बाज़ लोग कहते हैं तो इसलिए मैं मान लेता हूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है वो अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, ये मेरा यकीन है। अगर वो थोड़ी सी अपने अंदर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, अपने अंदर प्रैक्टिस पैदा करे, अपने अंदर अपनी गलतियों की इस्लाह करे, है, अपने अंदर उन चीज़ों को देखे कि लोग कैसे अच्छा बोलते हैं, उनसे सीखे, तो इसका मतलब है कि वो ये बातें सीख सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना सीखी जा सके। इसलिए मैं इस फलसफे को नहीं मानता कि जी ये तो खुदा की देन है, अब इसका मतलब अगर मुझे नहीं मिली तो मैं आगे नहीं बोल सकता। आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप अपनी इस्लाह करके, अपनी दुरुस्तगी करके, आप अपने आप को ठीक करके एक अच्छे प्रेजेंटर के तौर पर, एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पर, एक अच्छे निगोशिएटर के तौर पर बुला लेंगे। आपने देखा कि बाज़ लोगों को हम कहते हैं यार हमारा बीच में लड़ाई होगी, ज़रा आके सुलह करा दो। क्यों? हम समझते हैं कि ये अच्छा निगोशिएट करता है, बातचीत करता है, मेरी बात का भी वज़न रखेगा, उसकी बात को भी रखेगा, तो आप अच्छे निगोशिएटर बन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं बुनियादी तौर पर पहले कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या होती है। अब आप देखें थोड़ा सा हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, अच्छा चलिए, पहला पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, अपने ख्यालात का तबादला करना। ठीक है, मैंने आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं अपने आइडियाज आपसे शेयर करूंगा। जब आप बोलेंगे तो आप अपने आइडियाज मुझसे शेयर करेंगे। तो पहला कम्युनिकेटर, दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है ना। वैसे तो हम कहते हैं बंदा अपने आप से भी बात करता है, वो अपने आप से ही बात करता है, लेकिन जब वो अपने आप से भी बात करता है ना, तो अंदर से उसकी एक और आवाज़ आती है। तो बाज़ औक़ात हम अपने आप से इसलिए बात करते हैं कि ताकि हम अंदर से हमारी कोई बात आए, तो वो सिंगल कम्युनिकेशन कोई नहीं होती, ठीक है ना, होती डबल ही है। लेकिन दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी, तो पहला क्या कराएगा, शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, ख्यालात, थॉट्स, सोच, इंफॉर्मेशन, मालूमात, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। मैं यहां बैठा हुआ हूं, अमेरिका से बैठ के मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, लंदन में बैठे हुए बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक शख्स के दरमियान भी और एक जगह के, दो जगह के दरमियान भी। अब वो मामला नहीं रहा कि जी अब हम दुनिया में किसी बंदे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब हमारे पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना। पहले तो वो खत ही होता था ना, या फ़ोन होता था, अब और बेतहाशा चीज़ें आ गई हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कोई मुश्किल बात है? ये सारी बातें पता है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं आपसे अगर ये इसको दिखाए बगैर आपसे कहता कि ज़रा कम्युनिकेशन क्या होती है, तो आपने चीन जापान में लाना था, किसी ने कुछ कहना था, किसी ने कुछ कहना था, किसी ने कुछ कहना था, अपने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। लेकिन एक बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, ज़बानी, हाँ, रिटन, तहरीरी, विजुअल। विजुअल क्या होती है? इशारों में, ठीक है, स्लाइड्स दिखा रहे हैं हम आपको। नॉन वर्बल,
नॉन वर्बल क्या है? बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, मैं बोल कुछ नहीं रहा लेकिन मेरा चेहरा उदास है, मैं बोल नहीं रहा, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है ना, एक्सप्रेशन वगैरह, तो वो आप उससे पकड़ते हैं। विजुअल ये है कि वो मैं आपको दिखा रहा हूं, पिक्टोरियल जिसे कहते हैं ना, विजुअल ये है कि मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं। अब आप देखिए ना, हम छोटे छोटे बच्चों को जब कहते हैं ना वो ए से एप्पल पढ़ो, बी से बी बॉय पढ़ो, सी से कैट पढ़ो, डी से डॉग पढ़ो, वो ABCD नहीं समझ आती उनको। क्या समझ आती है? पिक्चर, पिक्चर समझ आती है ना। वो कहता है ये डॉग है, तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, D फॉर डॉग, हाँ ये क्या है? सेब है। A फॉर एप्पल। तो हम विजुअल के जरिए चीजों को दिखाते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे आपको एक फिल्म दिखाते हैं और उसमें से वॉइस बंद कर देते हैं, हम आपको वॉइस बंद कर देते हैं, फिल्म तो आप देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट की फिल्म होगी, 5 मिनट के बाद हम इसको ऑफ करेंगे। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए आपने क्या देखा, तो आपने क्या देखे हैं? विजुअल देखे ना, आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन अब सब आपके पास वो 5 मिनट की स्टोरी है, जो आपने देखा है ना विजुअल में, उसी को आपने बयान करना है ना, ठीक है। तो वो विजुअल्स है। और नॉन वर्बल मैंने आपको बता दिया है, वो आपके एक्सप्रेशन है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका एक्शंस है, जैसे जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो परफेक्ट है। हाँ, तो ये 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं इस वक्त हमारे पास। अभी वर्बल, रिटन, ये तो 2 बुनियादी चीज़ें हैं ना जो हमारे जहन में हमेशा से रहती हैं, कि ज़बानी या तहरीरी, और दूसरी आजकल ये विजुअल और नॉन वर्बल। नॉन विजुअल कहते हैं, नॉन जो भी आप उसको कहते हैं, यानी वो आप बोलेंगे नहीं लेकिन हम आपको पहचान लेंगे। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे तो अंग्रेजी मूवीज़ देखते थे, वो मिस्टर चिप्स आती थी हमारे ज़माने में, हाँ वो मोटरसाइकिलों वाली फिल्में, बड़ी ज़बरदस्त होती थी। हमें कोई पूछे भैया आप अंग्रेजी में फिल्म देख रहे हैं, हमें तो नहीं पता क्या बोल रहा है, वी डिडंट सी दैट, हमें तो नहीं पता, अंग्रेजी आती नहीं थी उस ज़माने में। तो कैसे करते थे वो? उससे विजुअल से पूरी की पूरी फिल्म जो है ना वो हम बताते थे बच्चों में बैठ कर, आज वो मोटरसाइकिल गई थी, वो हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ, वो सारा बता देते। तो विजुअल्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का एक टूल है। आपने बोलना नहीं है लेकिन आपने मैसेज दे दिया है, आपने कहा कुछ नहीं है लेकिन आपका मैसेज आ गया है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिनके दरमियान हम खेलते हैं। अब ये 2, 4, 6 C's हैं जो कि आपने शायद सुने भी हो, लेकिन मैं आपको बहुत मुख्तसर वक्त में, हाँ जी, अब आप जरा मुझे बताएं पहला क्या है? कंप्लीट। कम्युनिकेशन में बात अधूरी करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए? पूरी करनी चाहिए, लेकिन हम फिर अधूरी क्यों करते हैं? सवाल तो ये है ना, अगर हमें पूरी करनी चाहिए तो अधूरी क्यों करते हैं? लेस नॉलेज भी हो सकता है। बाज लोग बात करते करते ना आधी बात खा जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कॉन्फिडेंस का मसला भी होता है, खा भी जाते हैं बात। यानी आपने बोलना शुरू किया, आपने एक जुमला कहा और उस जुमले का आखिरी हिस्सा जो है ना वो आप सही तरह से अदा नहीं कर सके, वो अपने आप को ही कह गए। आपने कहा मैंने तो पूरी बात की है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, मिसिंग है, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन में चाहे आप वर्बल बोल रहे हैं चाहे आप रिटर्न कर रहे हैं, बात पूरी होनी चाहिए। आपने देखा हमारे यहाँ कॉन्शियसली घर से निकलते हैं, कोई सौदा लेने के लिए भूल जाते हैं। अक्सर औकात होता है कि पता नहीं माँ ने क्या कहा था, बाप ने क्या कहा था, भाई ने क्या कहा था, बहन ने क्या कहा था, या तो अब आपके पास तो जरिया आ गया ना, फ़ोन कर लेते हैं। पहले वो नहीं होता था, फिर वापस आना पड़ता था कि दसो जी की क्या सी, वह भूल गया सी। फिर बाद औकात आपने देखा लोग लिख के लेके जाते थे, ये चीज़ें बाज़ार से लेके आनी है तहरीरी तौर पर, ताकि ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले ली। जब आप ग्रॉसरी वगैरह लेके जाने थे लिस्ट लेके जाते हैं साथ कि क्या क्या चीज़ें खरीदनी। हाँ, तो पहला कॉन्टेक्स्ट ये है, चाहे आपकी वो वर्बल कम्युनिकेशन है चाहे वो आपकी रिटर्न है, हाँ, या विजुअल है, आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करना है, नॉलेज शेयर करना है, जो भी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन या नॉलेज, कंप्लीट, कंसाइज, मुख्तसर स्पेसिफिक किस्म की बात करें ना, लंबी चौड़ी तमीदें ना बांधें। लंबी बात करेंगे तो जो है ना वो मिसाइल जो है वो आउट हो जाएगा, है, कम बात अधूरी रह जाएगी, बात सही तरीके से क्लियर नहीं होगी। कंसाइज करें, कितनी बात करनी है,
जितनी बात करनी है उतनी बात करें ना, और जो जितना कम बोलेगा, जो जितनी अच्छी गुफ्तगू में छोटा चीज़ों को लेके आएगा वो ज़्यादा बेहतर है। आपने देखा हम अपनी लिखते वक्त बड़े लंबे लंबे जुमले लिखते हैं, फुल स्टॉप के बगैर, कॉमे के बगैर लिखते हैं ना, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, लंबे लंबे होते हैं, 3-3 4-4 लाइनों का एक एक जुमला हो जाता है। अमूमी तौर पे कहते हैं राइटिंग के अंदर जुमले छोटे होने चाहिए, फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, कॉमे का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। सो कंसाइज करें, कितनी बात करनी है, फालतू बात ना करें, फालतू बात करेंगे तो आपकी बात पीछे रह जाएगी। ठीक है, क्लियर। आपने मुझे मैसेज जो किया है वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया या नहीं किया, मैंने क्या परसीव किया है, आपने क्या परसीव किया है। मैंने तो समझा मैंने आपको मैसेज दे दिया और मैं मुतमईन हो गया हूँ, आपने समझा कि इसने मुझे मैसेज दे दिया, मैं भी क्लियर हो गया हूँ, लेकिन पता चलता कि मैसेज रॉन्ग था, ना आपने अंडरस्टैंड किया ना मैंने अंडरस्टैंड किया। तो जितना ज़्यादा सिंपल होगा, जो जितना ज़्यादा चीज़ों में सिंप्लिसिटी होगी उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होगी, और जितना ज़्यादा मुश्किल अल्फाज होंगे, जितनी मुश्किल उसके अंदर बोलने का अंदाज, लिखने का अंदाज होगा, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। सो क्लैरिटी, क्लियर, करेक्ट, सही होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। देखिए आप जो बोल रहे हैं ना या जो लिख रहे हैं वो आपके इमेज को बिल्ड करता है। आप अच्छे हैं, आप दुरुस्त हैं, आप परफेक्ट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप सही बात करते हैं। लेकिन अगर मेरा एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप पे एतबार टूट जाए, उसके बाद चौथी दफ़ा आप सही बात भी करेंगे, मैं मानूंगा नहीं। ऐसे ही है ना। तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बोलना जो है, कंटेंट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम है, उससे आपकी जिसे कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी, वो डैमेज होती है कि यार ये झूठ बोलता है, या ये झूठ जान के नहीं बोलता लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन ठीक होती नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इसको पता ही नहीं है, इसने चीज़ों को देखा ही नहीं है। कर्टियस चीज़ों को इस तरह से पेश करें बोलने में तो वो ज़रा थोड़ा सा लोगों को जाजिब लगे, बेहतर लगे, हाँ अच्छा स्टाइल में लगे। आप अच्छी बात कर रहे हैं, करख्तगी में कर रहे हैं, तलखी में कर रहे हैं, नाराज़गी में कर रहे हैं, उदासी में कर रहे हैं, और उदासी की बात कर रहे हैं तो बड़ी अपना खिलखिला रहे हैं। बात उदासी की है और आप हंस रहे हैं। तो कोई कितना कटियस, कितनी आजिज़ी, इंकिसारी आप दिखाएं ताकि दूसरे आपको सुन सकें। लेकिन आप जाके कहें कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसके अंदर आजिज़ी है। मैंने ये चीज़ दे दे, इसमें आजिज़ी नहीं है। दोनों में फ़र्क है ना। तो आपने अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करनी है। कम्युनिकेशन के अंदर याद रखिएगा कि ये बेसिकली सिर्फ आपके मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर रही, सिर्फ मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो जो शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स है सिर्फ वो नहीं कर रही, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी की इमेज बिल्डिंग भी करती है ये कम्युनिकेशन। हम कहते हैं बातूनी बहुत है, बदतमीज़ बहुत है बात करते हुए, गालियाँ बहुत बकता है, हाँ अच्छी बात नहीं करता, मिसालें गलत देता है, गंदे लतीफ़े सुनाता है, हर तरह की बातें हम करते हैं ना एक दूसरे के बारे में। तो आपकी कम्युनिकेशन के साथ आपका इमेज भी बिल्ड होता जा रहा है, अच्छा या बुरा। हाँ, तो आप ये याद रखिए कि सिर्फ आप शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स नहीं कर रहे, आप अपने इमेज को भी रीबिल्ड कर रहे हैं। ये बिल्ड होगा या टूटेगा, ये बनेगा या खराब होगा, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये अब आपने तय करना है। ठीक है, ये आपने ये देख लिए। फिर आप देखिए जरा, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, वो बाकी मेथोडोलॉजीज हैं, जरा इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। रिलीजियस बिलीव्स, मजहबी अकीदे, अकायद, रुझानात। अब एक बंदा बहुत मजहबी है और मैं उसके साथ गैर मजहबी गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो अहले हदीस है, मैं वहाबियों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, वो सुन्नी है, मैं सुन्नियों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, वो शिया है, वो देवबंदी है, जो भी उसके अकीदे हैं, वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, मैं उसके ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, बुतौरी की होती है, तो उसको तो आपने हर्ट किया ना। तो आप जिस वक्त कम्युनिकेशन करते हैं, बोलते वक्त और लिखते वक्त, मिसाल के तौर पे मैं बताऊँ, आपने अखबारात में खबर देखी होगी, हिंदू बुनिये की शामत लाएंगे, कहते हैं ना, जज्बात में आगे, टीवी पे आगे, तकरीरों में, अखबारात में, टीवी टॉक शो में हम सब कहते हैं कि हिंदू की ऐसी तैसी। तो जो हिंदू है जब वो ये सुनता है तो वो आपके बारे में कोई अच्छी राय तो नहीं रखेगा, वो कहेगा मुसलों की ऐसी तैसी। रिएक्शन है, एक को आप कहेंगे तो वो भी जवाब देगा। तो लोगों के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं
उनकी आपने पासदारी करनी है, जो भी है, अच्छे हैं आपको नहीं लगते ना लगे, लेकिन उनके तो है ना। एक दूसरे के अकायद को, एक दूसरे के मज़ाहिब को, एक दूसरे के अकीदे को, एक दूसरे के बिलीव को आपने रिस्पेक्ट देनी है सर, तभी बात चलेगी। अगर आपने मेरा तमस्खर उड़ाना है, मेरा मजाक उड़ाना है, मेरी तज़हीक करनी है, मुझ पर तनकीद करनी है, तो फिर मेरा आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है ना। तो पहला कॉन्टेक्स्ट जो हम आम तौर पे भूल जाते हैं कि मैं जब आऊँगा ना यहाँ पर, मुझे आपके साथ बात करनी होगी, अगर मुझे आपके साथ मामलात को आगे लेके चलना है, तो मैं पहले देखूंगा आप लोग हैं कौन, आपके मज़हब क्या है, आपकी समाजी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं अभी यहाँ पर इमरान खान को गालियाँ निकालना शुरू कर दूँ तो अब सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं यहाँ नवाज शरीफ की हिमायत करना शुरू कर दूँ, नवाज शरीफ को गालियाँ निकालना शुरू कर दूँ, क्योंकि उनके अपने अपने लोगों के थॉट्स हैं आपके। मुझे क्या ज़रूरत है मैं उसको हिट करूँ? मैं अपनी राय दे सकता हूँ अच्छा या बुरा, लेकिन तरीके के साथ। ये नहीं कह सकता कि अगर आप इमरान खान की हिमायत करते हैं, आप नवाज शरीफ की हिमायत करते हैं, फलां की हिमायत करते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। ये मेरे पास राइट नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मेरा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, रिलीजियस बिलीव्स। रमज़ान है, मजहबी रसूमात हैं, तकरीबात हैं, हाँ, नमाज पढ़, मसलन एक बंदे के पास आप गए हैं, उन्होंने कहा जी वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, आपने कहा यार पढ़ रहा है तो चलो निकले जाए। वो बंदा पूछता कौन आया था, उन्होंने कहा जी शौकत आया था। उन्होंने कहा जी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैंने कहा वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस फारिग हो जाएंगे, वो चला गया। अब मेरे जहन में क्या है कि उसके जहन में मेरी नमाज की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ, उसने मेरी इबादत की कोई वैल्यू नहीं की है, उसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी है। उन्होंने कहा यार तेरा साहब नमाज ही पढ़ता रहता है बस, और कोई काम ही नहीं करता। तो फिर आप उसके पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स को टच कर रहे हैं। ठीक है। अब एक ने किसी ने मिसाल के तौर पर बुरखा लिया हुआ है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, उसे ये ना कहें ये रकिया न्यूसी है। एक ने चादर ली हुई है सर पे, तो आप उसको रिस्पेक्ट दें। एक ने नहीं भी ली हुई है तब भी उसे आप रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन हमें रिलीजियस बेसिस के ऊपर लोगों को हिट नहीं करना, उनको अपना मुखालिफ नहीं बनाना, उनको अपना दुश्मन नहीं बनाना, उनके साथ अपने फासले नहीं पैदा करने। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। मैं एक दफ़ा एक अहले तशी के साथ वो रोज़ा खोल रहा था, आपको पता ना कुछ मिनट का फासला होता है, तो मैं गैप दे दिया, मैंने नहीं खोला रोज़ा, मैंने उनके साथ ही खोला। मुझे बाहर निकला तो मेरे दोस्त ने मुझे बड़ा इतराज़ किया। मैंने कहा देखो ये बात सुनो, मेरा रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है, फैसला उसे अल्लाह ताला ने करना, आपने तो नहीं करना। मैं अगर 10 मिनट पहले या 8 मिनट पहले रोज़ा खोल लूँगा उसके साथ, तो मैंने उसकी रिस्पेक्ट की क्या की है, और अल्लाह को पता है कि मैंने किस लिमिटेशन के तहत ये काम किया। बस छोड़ दे, मेरा मामला खुदा के ऊपर है, इस बहस में क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? लोगों के साथ खड़े होते हैं, चलते हैं, साथ रिस्पेक्ट देते हैं। अगर नहीं देंगे तो उनको भी कुछ फैसला, अगर मैं पहले खोल लेता तो उनके लिए कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहना ये नहीं कहना था आपने क्यों खोला है, लेकिन उन्होंने कहा देखो हमारी खातिर उसने एक हमारा रिस्पेक्ट का मेंटेन रखा है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि रिलीजियस बिलीफ जो है ना ये बहुत मैटर करते हैं। सेकंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड। अब मैं आपको मिसाल बताता हूँ। छोटे शहरों से बच्चे बच्चियाँ आती हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, हम शहरी बाबू जो है ना उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके कपड़ों का, उनकी ज़बान का, उनके लहजों का, हाँ, उनके खानों का, उनके तौर तरीक़ों का, उनके अंदर जो डरा हुआ सहमा हुआ जो इंसान होता है अंदर से उसका। हाँ, बलोची आता है वो घेरे वाली शलवार पहनता है चौड़ी वाली, उसमें हमारा पूरा सूट बन जाता है, उसकी शलवार बनती है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम उनके कल्चर ड्रेसेस का मजाक उड़ाते हैं, हाँ, हम उनकी दाढ़ियों का मजाक उड़ाते हैं, हम उनका फना कराते हैं। यानी हम लोगों की जो कल्चरल वैल्यूज़ है ना उसको रिस्पेक्ट नहीं देते सर। तो जब आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आपकी कम्युनिकेशन भी तो डिफरेंट तरीके से जा रही है ना। फिर आपके मेरे दरमियान क्यों रिस्पेक्ट आएगी सर? मैं क्यों आपकी बातों को सुनूंगा? देखिए मैं आपकी बात, आप कितने भी बड़े प्रोफेसर हो जाए, अब मैं कितना भी बड़ा आलम हो जाऊं, आप मेरी बात उस वक्त सुनेंगे जब मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा। अगर मैंने आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देनी ना तो मेरे इल्म की कोई अहमियत नहीं है। आप कोई नहीं, आप कहेंगे भाड़ में जाए, ऐसा इल्म हमें नहीं चाहिए, ये तो बंदा ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं सही तरीके से करता, ये तो सलाम तक नहीं करता, ये तो हमारे मजाक उड़ाता है, ये तो फलां करता है, ये फलां करता है। तो आपको लोगों के कल्चरल बैकग्राउंड्स को देखना पड़ेगा, आपको उनके साथ रिलेट करना पड़ेगा। बुरखों का मसला है, चादरों का मसला है, शलवार कमीज़ों के मसाइल हैं। जो देहात में आते हैं वो पेंट शर्ट कम पहनते हैं, वो शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनते हैं, कोई किस तरीके से होता है, कोई किस तरीके से। तो लोगों की अपनी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई सराइकी है, कोई गिलगित बल्तिस्तानी है, कोई पंजाब इसका पख्तूनख्वा का है, कोई फाटा से आया, कोई कहीं से आया। हर एक के अपने अपने स्टाइल्स हैं, हमें उनके अंदर रिस्पेक्ट देनी है।
तो अगर आप एक दूसरे के कल्चरल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप नहीं सही तरीके से बात करेंगे। और ये हमारे यहाँ देख लीजिए यूनिवर्सिटियों के अंदर जो आप लोग पढ़ते हैं कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है मौजूद है, बलूची भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, फरा भी है, सराइकी भी है, गिलगित बल्तिस्तानी भी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी है, फाटा से भी आए हैं, सब आए हैं, लेकिन गैप्स बहुत हैं, फासले बहुत हैं। हाँ, उसको कम करने की जरूरत। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सॉरी ये पीछे चले, रिलीजियस, हाँ, कल्चर बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपकी जिससे आप बात कर रहे हैं वो कितना एजुकेट है, उसकी तरबियत कितनी है, आपकी हो सकता है ज़्यादा हो, उसकी कम है, उसको उसकी कॉन्टेक्स्ट में जाके बात करेंगे ना। अब आप अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर दें, उसको पता ही ना हो अंग्रेज़ी क्या होती है। आप मुश्किल अल्फाज बोलना शुरू कर दें, उसको तो नहीं पता मुश्किल अल्फाज की अदायगी क्या होती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप अपनी तरबियत को और अपनी तालीम को उसकी तालीम के साथ और उसकी तरबियत के साथ जोड़ते हैं, लेवल बराबर में आते हैं। हाँ, पंजाबी में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, आओ जी दसो जी की हालात ने जी, की हो रहा है, फला हो रहा है, उनका अच्छा मेरे वर्गा ही है। ठीक है, आप उसके सामने उसका पानी जो वो पानी पी रहा था वही पानी पीते हैं, अपना मिनरल वाटर नहीं निकालते पीछे से। आप उनके साथ खाना खाने से इनकार नहीं करते कि इसमें तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, आप लोगों के साथ उनकी चीज़ों के साथ जाके आपकी एजुकेशन और तरबियत जो है ना वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से छोटे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से बुजुर्ग से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से औरतों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह लड़कियों से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से आप उनकी आंखों में देखते हैं, किस तरह से आप उनके साथ बैठते हैं, किस तरह से आप उनके साथ चलते हैं। ये सारी ताल्लुक किसके साथ है, तालीम और तरबियत। जैसे जैसे हम कहते हैं बड़ा अच्छा बंदा है, देखो कितने अच्छे अखलाक से बात करके गया है, कितने तहजीब से बात करके गया है, कितने तहजीब से ये लड़की बात कर रही थी, तो वो आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जो सामने बैठा हुआ है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी भी ट्रेनिंग देख लें वो क्या है, उसकी भी वो देखें तरबियत जो है वो क्या चीज़ है, ताकि उसके मुताबिक आप उसके अंदर पेनिट्रेशन कर सकें। कम्युनिकेशन में पर्सनल इंटरेस्ट, अब आपने मेरा ज़ाती इंटरेस्ट पैदा नहीं किया और मुझे फ़लसफ़े समझाई जाते हैं, समझाए जाए, मुझे सच पे क्या असर पड़ने वाला है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट पैदा करें ना। अब पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट ये हो सकता है कि मुझे जो मेरे मसाइल हैं उनके साथ इसको रिलेट करें अपनी कम्युनिकेशन को। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको थ्योरियाँ पढ़ाना शुरू कर दूँ, मैं आपकी जो बुनियादी चीज़ें उनके साथ जोड़ के मैं कहूँगा अच्छा यार बताओ आप इसको कैसे डील करते हो, आप इसको कैसे डील करते हैं, आप कैसे डील करती हैं, ये कैसे डील करते हैं, वो कैसे डील करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के साथ उसके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ उसकी पजीराई करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। बहुत अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हो तुम यार, ये मैं तो आज आपसे सीख रहा हूँ, है मुझे तो पहली दफ़ा पता चला कि ऐसा करना चाहिए, बहुत अच्छा यार, वेल डन, मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूँगा। तो आप क्या करते हैं, उनके इंटरेस्ट को पैदा करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन में आपने अपनी बात मनमानी होती है ना, तो आप थोड़ी सी तारीफ़ और तौसीफ़ करते हैं ना, चापलूसी जिसे कहते हैं, बाज़ करते हैं ना। अब्बा से 100 रुपये लेने हैं तो पहले 2 दफ़ा उनकी ज़रा जिसे कहते हैं मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं, प्यार मोहब्बत भी करना पड़ता है, ज़रा पैरों को हाथ लगाना भी पड़ जाता है, दबाना भी पड़ जाता है, तेल भी लगा देते हैं माँ का सर में, ठीक है ना, सब करते हैं ना। फिर साथ ही कहते हैं 200 रुपये दे दें, वो कहते हैं मैंने पहले ही पता सी तू पैसे मंगना है, करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ चीज़ों को ग्रो करते हैं। तो ये याद रखिए, कम्युनिकेशन में जब तक आप मेरा इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। जैसे वोट देते हैं ना, वोट आप क्यों देते हैं, जब आप मुझसे वोट मांगने आते हैं, मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ तो आप मुझे वोट क्यों देंगे, आप कहेंगे जी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, मैं कहूँगा यार आपको नौकरी का मसला आएगा, तालीम का मसला आएगा, सेहत का मसला आएगा, सड़कों का मसला होगा, फला का मसला होगा, थाने का मसला होगा, आई विल डू दैट। मैं कहूँगा ठीक है, आई विल डू वोट, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको दूंगा, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ेगा ना इसी वजह से। तो ये याद रखिए, 4 कॉन्टेक्स्ट हैं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल, सोशल जो बैरियर्स होते हैं उनको देखना, एंड थर्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड फोर्थ वन इज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट। अगर आप इनको बेस करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, किताबी बातें तो बहुत आसान है ना, अभी आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, आपको 4 बातें नज़र आ जाएंगी, आप वो बता दें मेथड्स 2/2 होते हैं, लेकिन ये मसला 2 + 2 4 का नहीं है, ये लोगों के साथ सोशलाइजेशन का है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का है। और लोगों से मुराद क्या है, हम यहाँ 50 लोग बैठे ना, हमारे 50 के डिफरेंट आइडियाज़ हैं, 50 की डिफरेंट थाट्स हैं, 50 की डिफरेंट थिंकिंग्स हैं, 50 के डिफरेंट एक्शंस हैं, इन 50 लोगों के दरमियान खेलना है सर हमने। तो ये बड़े मुश्किल काम है, ये डाइवर्सिटी ग्रुप है, ये इतना आसान ग्रुप नहीं है लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करना। हम सब की ज़िंदगी में 20 अब तक दोस्त आए हैं, 18 के करीब नाराज़ होकर चले भी गए, फिर नए बनाना शुरू कर देते हैं, पूछते हैं भाई आपने पुराने कहाँ गए, छड्डो जी लानत पे जाओ,
क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर सके हैं, आप उनको सस्टेन नहीं कर सके, आप उनको बना नहीं सके। क्यों? कम्युनिकेशन का इशू है कहीं ना कहीं। आप उनके साथ मिसकम्युनिकेट हो गए, आपने उनके साथ कनेक्शन को तोड़ दिया है, कम्युनिकेशन ही खत्म कर दिया है। आपको क्या पता मैट्रिक के दोस्त आपके कहाँ हैं सारे के सारे? कुछ होंगे याद, कुछ के नहीं होंगे, क्योंकि आपने उनसे रब्ता नहीं किया। अगर रब्ता करते तो वो रब्ता कायम रहता। आपने रब्ता तोड़ दिया तो उन्होंने भी तोड़ दिया। फिर कभी 10 साल 15 साल बाद नजर आ गए, वो या तो वही नहीं लगता शौकत, फला तो नहीं, ये फला तो नहीं, फिर बिछाने की कोई, हाँ सर आपको मैट्रिक वहाँ से किया था, कहाँ गए यार, कहाँ गए? तो हमारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो फिर कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाती है। तो इन 4 बातों को अगर आप बेस करके कम्युनिकेशन करेंगे, लोगों के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, तो बात चलेगी। हाँ, ये जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, ये क्या करते हैं अपनी तकरीरों में? लोगों के जज्बात से खेलते हैं ना, उनका इंटरेस्ट पैदा करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, हकीकी आज़ादी, फ़ला ये नौजवान ताकत हैं, औरतें बहुत ताकत हैं, फ़ला ये है, फ़ला ये है, लोगों के इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो वो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, आप उनके इंटरेस्ट को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। अब आ जाए ज़रा प्रॉब्लम क्या है जो हम सब में है, मुझ समेत, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, कुछ आपके साथ होंगे, कुछ इनके साथ है, कुछ हैं। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ ना, आप अपने आप को खुद ही इवैल्यूएट करते जाएं कि आप में कहाँ एरर्स हैं। जो आपका होमवर्क है ना, वो यही है कि आप अपने आप को इस तरह से निकालें। लिसनिंग, बोलता बहुत है, सुनता कम है। हाँ, अच्छा, बोलता बहुत है, सुनता है, तवज्जो से नहीं सुनता, आंखें बंद कर लेता है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इसने कोई दिलचस्पी नहीं ली हमारी बात सुनने में, अपनी बात करते हुए बड़ा पुरजोश होता है। ठीक है, तो ये लिसनिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हम सुनते कम है, बोलते बहुत है। आपको कहीं जगह बैठा दिया जाए ना 2 घंटे के लिए और कहा जाए आपने सिर्फ सुनना है, लेक्चर जैसे हमारे यहाँ होते हैं, तकरीरें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। आप 10 मिनट बाद उठ के इधर बाहर निकल जाएंगे, या उस साथ वाले से बात करना शुरू कर देंगे, या सो जाएंगे आराम से, रिलैक्स हो जाएंगे, या अपना दिमाग किसी और तरफ ले जाएंगे, चिड़ियाघर की तरफ, उधर जाके सोच रहे होंगे क्या करना है। यानी कि आप डाइवर्ट हो गए, क्योंकि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ बिठाया हुआ है लिसनिंग के लिए। अगर लिसनिंग के लिए बैठे हुए हैं तो फिर एक खास वक्त के बाद जाके लिसनिंग सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, फिर कनेक्ट हो जाए। और वो अगर वो सलाहियत, बोलने वाला अच्छा नहीं है तो वो 2 मिनट के बाद ही सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। बोर है ना, बोरियत तो आ गई है, डिप आ गया, छोड़ दे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लिसनिंग का। मैं आपको अपना एरर बताता हूँ। मैं 2003 में एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग अवेल कर रहा था पीसी बुरबन में। वो हमारे कोई 1 साल के अंदर 9 सेशंस थे, वक्फे से। तो एक खातून थी, शूना हुद, अंग्रेज़ ब्रिटिश थी। उन्होंने मुझे आके कहा कि सर आपका एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। मैंने कहा क्या? कहती आप सुनते कम हैं। अब मैं उनके साथ जज्बाती हो गया। मैंने कहा क्या मजाक कर रही हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहा मैं क्यों कम सुनता हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं सबकी सुनता हूँ। अगर कोई मेरी नहीं सुनना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है। मैं उनके साथ बहस कर गया, आर्गूमेंट कर। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इट्स ओके, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। उसके बाद वो खामोशी से जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, वही उसने खुद तो नहीं बनानी थी, उसने उसको कह दिया होगा कि जब ये बोला करे ना तो ज़रा, और जब ये बैठा करता है सुनता है ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुपों में, तो इसको ज़रा कैच किया करो। मुझे नहीं पता। अब उन्होंने मुझे कैच कर लिया, 4-5 मेरे डिफरेंट एंगल ले लिए होंगे। अब उन्होंने मुझे कहा कि सलमान, मिस्टर सलमान, कैन यू टेक अ डिनर विद मी? मैं कहा यस, व्हाई नॉट, श्योर। तो चलें जी, हम उनके साथ वो पीसी बुरबन में एक जगह पर बैठ के वो मुझसे डिनर। उन्होंने कहा कि देखो, लैपटॉप निकाला अपना छोटा सा और उसमें उन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई। अब मैं कर क्या रहा हूँ ज़रा देखें। एक ग्रुप है, ग्रुप में मैंने अपनी बात ख़त्म कर ली है। अब आप बोलना शुरू हैं। अभी आपने बोलना शुरू भी नहीं किया, मैंने आपको काट के ना दोबारा बोलना शुरू कर दिया। इधर से ये बोलना शुरू ही है, अभी इनकी 2 लाइनें चली नहीं है, फिर मैंने इनको काट के फिर इसमें बीच में कूद पड़ा हूँ। इसलिए होता है ना बहुत ज़्यादा बोलने का शौक। द फर्स्ट टाइम इन आई रियलाइज इन माई लाइफ कि आई इरिटेट अदर पीपल्स, और मैं उनको बोलने नहीं देता। या ये कि एक और उन्होंने मुझे एक एंगल दिखाया कि मसला उन्होंने कहा कि कोई आप में से ग्रुप में से कोई बात करे, अब जब सब खामोश हैं, मैं फिर बोलना शुरू कर देता हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी आप में से कोई और बात करे, सब खामोश है, मैं फिर बोलना शुरू हो जाता हूँ। आई डिडंट गिव अ स्पेस फॉर दैट अदर, कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, आप भी बात करें। हम करते हैं ना ग्रुपों में, नहीं आपको एक लफ्ज़ तो ज़रूर बोलना होगा, आपको कम से कम कुछ एक लाइन तो बोलनी होगी ना, ताकि उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बाहर।
तो फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि जी मेरे पास कुछ एरर है, तो मुझे अपनी लिसनिंग के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम सब में है। वी आर ए गुड कम्युनिकेटर, वी वॉन्ट टू बी टॉक मोर, बट हम सुनना नहीं चाहते ज़्यादा। तो अपने अंदर लिसनिंग एबिलिटी लेके आए। जब तक आप लिसनिंग एबिलिटी नहीं पैदा करेंगे, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे। दूसरा, एटीट्यूड। आप अपनी कम्युनिकेशन में दूसरों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी अप्रिशिएट करते हैं, कितना उसके लिए एक्सेप्टेंस लेवल पैदा करते हैं। आपका एटीट्यूड लर्निंग का है, नॉन लर्निंग का है, सपोर्टिव है, नॉन सपोर्टिव है। तो ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपका एटीट्यूड क्या है सर, जिसकी बेसिस के ऊपर हम सारी कम्युनिकेशन का मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं आपके नॉलेज से मुतासिर नहीं होता, मैंने कहा मैं आपके एटीट्यूड से मुतासिर होता हूँ। तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो मैं आपके साथ चलूँगा ना सर। फिर कड़वी गोली भी खा लूँगा आपके कहने पे। डॉक्टर कितने अच्छे अंदाज से कहता है कि देखो यार ये कोई ऐसा है ऐसा है, और साथ टीका भी लगा देता है, हंसते हंसते खेलते खेलते टीका लगा देते हैं। हाँ, वो मैं दुबई गया ना फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था कभी कटिंग इस तरह से भी होती है। तो मैं एक बार्बर शॉप में गया दुबई में अपने कज़न के साथ, तो मैंने देखा कि साथ ही उनका किड सेंटर बना हुआ है बार्बर शॉप का। ये पाकिस्तान में नहीं है तजर्बा, अब शायद डिफेंस वगैरह में कुछ नया आ गया, लेकिन एक किड सेंटर बना हुआ है। अच्छा, वो किड सेंटर में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के खिलौने रखे हुए हैं सर। बच्चे उस पर बैठे हुए हैं, मशीनी मोटरसाइकिल के ऊपर, मशीनी वो गाड़ी पे कोई ना कोई गेम शेम फला फला। ये साथ जैसे आपने माइक लगाया हुआ उसको म्यूज़िक लगाया हुआ और साथ साथ कटिंग करते जा रहे हैं। बच्चा खेल भी रहा है, साथ साथ कटिंग भी करते जा रहे हैं। ठीक है, और वो छोटे बच्चे के साथ उसको लगाया हुआ है, उसमें लगा। अच्छा, वो अगर उसको वैसे जाके बिठाए तो हमारे यहाँ बच्चे तो रोना शुरू कर देते हैं नाई के सामने। ठीक है ना, उन्होंने एक मॉडल निकाला था। तो मैंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप खेल खेल में लोगों को अपने काम की तरफ लाते हैं। तो वो आपके एटीट्यूड्स हैं जिनकी वजह से आप लोगों को साथ जाके जोड़ते हैं। फिर आप देखिए सोशल कल्चर बैरियर, जिसका मैं भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते। मेरे सामने एक लड़की नकाब पहन के आ जाए तो मैं पहले उसको कहूँगा कि तुम दकिया नोस हो, तुम बहुत मजहबी हो। आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में इसकी क्या ज़रूरत है, इसको उतार दो, फला कर दो, ये कर दो। और अगर कोई बड़ी लड़की जो है ना बड़ी मॉडर्न पहन के जीन्स पहन के आ गई है तो मैंने उससे कहा कि ये तो बड़ा बेहुदा लिबास है, ये तो यहूदियों का लिबास है, ये तो फाशी है, ये तो रियानी है, ये तो फला है। अब मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ तो उसके दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा तो नहीं पैदा हो रहा, चाहे वो बुरखे वाली है तो चाहे वो नॉन बुरखे वाली है। आप एक कल्चर ड्रेस पहन के आ गए हैं मेल के तौर पर, मैं आपके ड्रेस मजाक उड़ाना शुरू कर रहा हूँ तो आपके अंदर एक मेरे बारे में एक रिजेंटमेंट आएगा। और एक मैं कहूँगा यार बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ है, फला है, तो मैं आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये सोशल कल्चरल बैरियर्स जो है, मिसाल के तौर पे तलावत के बगैर प्रोग्राम शुरू कर दें, वहाँ से एक बंदा कहता सर जी की करते पे हो, तलावत कराओ पहले, अल्लाह का नाम लिया नहीं, तुम प्रोग्राम शुरू करता है। अब ये कल्चर बैरियर्स तो है। अजान हो गई है सर, तुम बोली जा रहे हो, अजान हो गई है, खामोश हो जाओ। ये आपको सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ अपने साथ माइंड्स के साथ, जैसे हम क्या करते हैं, अजान होती है ना तो लड़कियां क्या करती हैं, औरतें क्या करती हैं, फौरी तौर पे दुपट्टा सर पे ले लेती हैं। हमने फौरी तौर पे स्टैंप लगानी होती है, लड़कियां नेक है। ठीक है, स्टैंप लग गई ना, नेक है। और जिसने नहीं लिया, देखो ये खुदानुमंदी को नहीं, कोई शर्म ही नहीं है अंदर। हाँ, ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है, ये फलां कर क्या कर रहा है, क्योंकि हमने लगाए हुए स्टैंप्स लोगों पे लगाई होती हैं, पहले से फिक्सिंग होती है ना, तो जैसे होती है फिक्सिंग वो कर देते हैं हम सारे। ठीक है, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन जुम्मा वाले दिन जो शलवार कमीज पा के जरूर फिरना है। पता चल जाता था, मैं जिस दफ्तर में काम करता था, मैं कहा वो आज तो जुम्मा है यार, देख रहे हैं हर तरफ शलवार कमीज आ रही है। तो मैं उनसे पूछता था यार पैंट में जुम्मा नहीं होता, कहते नहीं यार वो माँ प्यो कहते हैं आज जुम्मे वाले दिन है, बीवी कहती है शलवार कमीज पा के जाओ। ठीक है, तो ये हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। तो ये कल्चरल बैरियर, जो सोशल कल्चर बैरियर्स हैं, अगर आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे तो आपके बारे में इमेज जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वो ख़राब हो जाएगा। एनवायरनमेंट, एक बंदा उदास बैठा हुआ है, परेशान है, उसके साथ आप मजाक कर जा रहे हैं, वो उसके बेचारे के वालिद बहुत बीमार है, वरिड बहुत है, भाई बहुत बीमार है, आप आके उसके साथ एक और तरीके से बात करना चाहते हैं। आपका माहौल को नहीं पता कि इस वक्त माहौल क्या है, इस माहौल में मुझे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें चलती नहीं है, तो इन्वायरमेंट को देखना पड़ता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप माहौल को देख के बात करते। अब मैं आपको बताऊँ, हम कई जगह जाते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, हमें लगता है आज यार यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, आज नहीं बात करेंगे, आज बॉस का मूड ठीक नहीं है, आज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, आज रिश्तेदारों के घर गए तो थोड़ा सा तनाव पहले से पैदा हो गया चाचा चाची के दरमियान, आज गुफ्तगू ना करें बीच में, ऐसे नया पंगा पै जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप इन्वायरमेंट को देखते हैं। हाँ, वालिद को भी देखते हैं कि जिस वक्त मूड बहुत अच्छा हो ना तो चौथा टीका लगा देते हैं कि जी 200 रुपये दे दो। मूड ख़राब हो ना तो 50 भी नहीं मांगते, वो एक चपेड़ ही आएगी वो तो। ठीक है ना, तो आप इन्वायरमेंट को देखते हैं।
कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट आपके हक में है तो आप अपनी बात कर लें, इन्वायरमेंट आपके खिलाफ है तो बराए मेहरबानी खामोश रहें। ठीक है, कम्युनिकेशन में इन्वायरमेंट बहुत मैटर करती है। तनाव में, टकराव में, महाजराई में, नफरत में, तासुब में बैठ के कोई हैप्पीनेस की बात करेंगे कोई नहीं सुनेगा, और कोई बहुत ज़्यादा खुश हो और उसके साथ आप उदासी की बातें करना शुरू कर दें तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट आपके लिए मैटर करेगा। इस्टेब्लिशिंग सुपेरियरिटी, अगर पहले से आपने तय कर लिया कि मैं तो इमाम दीन हाँ तो तू नलायक है, तो तू नलायक है, तो लायक की और नलायकी का तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बंदा अच्छा जी, लेकिन बहुत अपने आप को प्रोफेसर बना फिरता है, बहुत इमाम दीन बना फिरता है, बड़ी चीज़ अपने आप को समझदार बुढ़ी समझ दी अपने आप में है कि मैनू पता की है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब ये पहले से हम अपने आप को ना इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि वी आर सुपीरियर। क्यों? हम आज बेटा क्यों? हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमने डिग्री ले ली है, हम ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा इख्तियारात हो गए हैं, नौकरी मुझे बहुत अच्छी मिल गई है। ठीक है, खाता पीता मैं बहुत अच्छा हूँ, गाड़ी मेरी ज़रा बड़ी है। ठीक है, बीवी मेरी बड़ी खूबसूरत है, बच्चे मेरे बड़े अच्छे हैं। ये सारी हमने अपने इस्टेब्लिशिंग सुपीरियरिटी बनाए हुए, और हम सब ने बनाए हुए। ये नहीं कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब की अपनी अपनी एक सुपीरियरिटी है। और जब आप बराबरी की बुनियाद पे बात नहीं करते, बड़ा और छोटा बन के बात करते हैं, तो बात आगे नहीं चलती। ठीक है ना। मसलन मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनसे कहता हूँ, पहले दिन कहता हूँ, फर्स्ट डे इन माई क्लास, मैं कहता हूँ आई एम नॉट ए टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया का आदमी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, टीचर नहीं हूँ। वो कहते फिर आप आए क्यों है? मैं कहा मैं तो आपसे सीखने आया हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैं कहा आई लर्न फ्रॉम यू। कहते सर आप हमसे सीखने आए, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं आपसे सीखने के लिए। तो मैं कहा ठीक है, जो मेरे पास होगा मैं आपको सिखा दूंगा, और जो आपके पास है वो आप मुझे सिखा दीजिएगा। इट्स अ टू वे थ्योरी। कम्युनिकेशन के अंदर इट्स अ टू वे थ्योरी। आई लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी, देन वी कैन कंटिन्यू द रिलेशनशिप। अगर मैं कहूँगा सारा कुछ मैंने सिखाना है और आप सीखने वाले हैं, आप नालायक हैं, तो फिर आपका मेरा लेवल क्या रह गया? और अब आज की दुनिया में यंग लोगों से ज़्यादा सीखा जाता है। टेक्नोलॉजी उनके पास है, मेरे पास तो नहीं है। अभी देखें मुझे सही तरह से ऑपरेट भी नहीं होना था। ठीक है ना, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसकी ग्रिप ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने अपने आप को सुपीरियर करके देखें, हमारे रिश्तेदारों में होता है, हमारे चाचा फुफियाँ खालाएँ ताई मामियाँ चाचियाँ जितनी भी हैं, जो ज़रा अमीर बन के बात करते हैं ना, नीचे वाला एक और तरीके से बात करता है। भाइयों में देख लें, एक भाई पैसे वाला है एक कम पैसे वाला है। तो जो पैसे वाला है ना, वो ज़रा चौधरी बन के मुझों तो लोग आगे बात करता है, बाकी नीचे वाला बेचारा सबॉर्डिनेट बन के ना बात सुनता है, क्योंकि उसकी माशी हालत ठीक नहीं है। तो फिर उसकी कम्युनिकेशन तो ना हुई ना। तो आप लेवल तो पहले पैदा करें ना, बराबर तो हो ना, एक जैसे तो बन जाए है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पहले एक बराबरी तो पैदा करें कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपने बड़े छोटे बन के बात करनी है तो फिर बात नहीं चलेगी। ठीक है, ये नहीं चल सकती। शायद अब आप बातें हैं आपके पास बहुत सारी, कह नहीं पाते, डरते हैं, खौफजदा हैं, फियर है, हिचकिचाह रहे हैं, शर्मीलापन है, नाराज़गी है, डर यह है कि कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं। मुझे याद है अपने स्कूल लाइफ में बेशुमार सवालात हमारे अंदर पैदा होते थे, लेकिन वो सवालात बस अंदर ही पैदा हुए, अंदर ही मर गए, बाहर नहीं निकाले हमने। बाहर इसलिए नहीं निकालेगा कि टीचर के सामने कहेंगे तो वो कहेगा ओए पागल दिया, गलत सवाल करना है, छड्डो बुरा, ना ही करो बेहतर है। ठीक है ना। तो शाइनेस बहुत है, डर बहुत है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे ख़त्म होता है? जितना बोलेंगे उतना ख़त्म होगा, जितने सवाल करेंगे उतने सवाल ख़त्म होंगे। छोटे छोटे ग्रुपों में सवाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े ग्रुपों में सवाल करना शुरू कर देंगे। हाँ, 10 लोगों में बैठ के तो आप सवाल कर लेते हैं, 200 लोगों में बैठ के सवाल करने में आपको ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा आता है, तो वो ख़त्म करना पड़ेगा। आपको मैं कहता हूँ अभी आपकी ज़बानें जो है ना कैंचियों की तरह चलेंगी, सारे बोलना शुरू हो जाएंगे, सब बोलेंगे। अभी मैं कहूँगा यहाँ से आगे बोलना शुरू करें तो सबके परेशानी हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ये परेशानी ख़त्म कब होगी? जब आप यहाँ पे आके बोलना शुरू करेंगे। पहली दफ़ा कुछ, दूसरी दफ़ा कुछ, तीसरी दफ़ा कुछ, चौथी दफ़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेगा ना। तो शाइनेस जो है वो आपके अपने हाथ में है, आपने ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म करनी है? अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी एक्सरसाइजेस के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के साथ, आप फला से हाँ, इस तरीके से आपको शाइनेस ख़त्म करें। बैड न्यूज़ को जो है बैड न्यूज़ के तरीके से पेश करें। मैं कहूँ यार वो आपके भाई साहब फौत हो गए हैं बड़ी खुशी हुई है, बड़ा अफसोस हुआ है, नहीं चलेगा मॉडल।
आपको बैड न्यूज़ के साथ अपने बॉडी लैंग्वेज जो है, अपनी एक्सप्रेशन जो है, वो भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। आपको हैप्पीनेस के साथ हैप्पीनेस वाला मूड बनाना पड़ेगा ना। आप खुशी की बात अगर उदासी में कर रहे हैं और उदासी की बात खुशी में कर रहे हैं तो रॉन्ग हो गया ना स्ट्रैटेजी। तो ये अमूमी तौर पे हमारी बॉडी लैंग्वेज, बाज़ औक़ात क्या होता है, अल्फाज हमारा साथ दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं, बट बॉडी लैंग्वेज हमारा साथ नहीं दे रही, बॉडी लैंग्वेज कहीं और दिखा रही है हमें, तो वो फिर एक टकराव पैदा हो जाता है, बकवास कर रहे हैं, चवला मारता पे है, ये तो ऐसी अपनी हवा में बातें कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स तरीके से बात कर रहा है। उन्होंने जी दिलों थोड़ी की सी, उन्होंने माँ आया सी ताज़ीर करवा से, बस अपने अंदर रंजिश ही किसी थी। वो सब चीज़ें आपकी बैड न्यूज़ एंड सैड न्यूज़ के दरमियान आपका जो बॉडी लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ आएगा। फिजिकल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम। अब फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ऐसी आपके नज़दीक फिजिकल प्रॉब्लम क्या है? शाबाश। जेस्चर्स का सही तरह यूज ना करना। और को बताएं फिजिकल प्रॉब्लम क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं, और बताएं। हैं? आई कांटेक्ट का भी इशू हो सकता है। और बताएं। फिजिकल प्रॉब्लम यह है कि मैं बोल ही नहीं सकता, गूंगा हूं, आई कांट कम्युनिकेट, मैं बड़ा तोतला के बोलता हूं, हाँ, मैं बड़ा रुक रुक के बात करता हूं, मेरी बात करने से मेरा लहजा जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, मेरे एरर है। मेडिकल में बता रहा हूँ, फिजिकल से मुराद है मेडिकल। आपकी जो आपकी बॉडी है उसके अंदर कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से आप अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पर नहीं आ सकते, आप रुक रुक के बोलते हैं, ठीक है, ये आपके फिजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, माइक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि डाइस चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि आपको ज़बानी बात नहीं करनी, आपके पास नोट्स होने चाहिए हाथ में लिखे हुए, आप उसके बगैर नहीं पढ़ सकते। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि आपके पास अगर यहाँ पे लाइट चली जाए अभी तो ये मल्टीमीडिया इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना, अभी लाइट चली जाए तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये पूरी प्रेजेंटेशन है हाथ में पकड़ी हुई है, हाँ, मैं इसको छोड़ के आपके साथ इस पर बात करना शुरू कर दूंगा। मैंने उस टेक्निकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। लाइट चली गई है, माइक लगा हुआ है मेरा, ये अंदर का भी एक माइक है जो मैं जिससे ऊंची आवाज़ निकालता हूँ, मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा। ये भी मेरे पास नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं गलती से फोटोकॉपी नहीं करवा के लाया, भूल गया, लाइट है, चल रहा है सब, अचानक लाइट चली गई है, तो फिर मेरे अंदर जो कोई कंप्यूटर में मेरे दिमाग में है वही चीज़ें बोलूँगा ना सर। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं होगा कि पहले लाइट आएगी तो फिर मैं बोलूँगा, ये बोलूँगी नहीं। अब आपके पास मौका यही 5 मिनट था, बस इसी में आपने बात करनी थी सर, इसी में ही बोले। लाइट नहीं है तो क्या करें, बता दें ऐसे, ठीक है। मल्टीमीडिया नहीं काम कर रहा, नहीं, गलती से टेक्निकल कोई इशू आ रहा है तो आप वैसे बता दें। हम कई लोगों को कहते हैं प्रेजेंटेशन छोड़ दो यार, मल्टीमीडिया में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप वैसे बताएं क्या है इसके अंदर। अब आपको पता ही कुछ नहीं है, आप तो लेके आए थे प्रेजेंटेशन बना के, अब वो नहीं चलेगी तो फिर आपका मसला खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर कितनी कमांड है कि अगर आपको कोई टेक्निकल और फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसको एड्रेस करेंगे। फिजिकल प्रॉब्लम ये भी आता है कि अंग्रेजी में सेशन चल रहा है, आप उर्दू में बात कर सकते हैं, अलाउ ही नहीं है उर्दू में बात करना, तो क्या करेंगे? आपको पहले बताना पड़ेगा उनको, आई कांट स्पीक, मैंने तो उर्दू में बात करनी है। फिर मैं आपका मुतरजम का इंतज़ाम करूँगा, आपका कोई ट्रांसलेटर बिठाऊंगा साथ। जब हमारे साथ आते हैं ना गोरे, तो वो क्या करते हैं, उन गोरों के साथ एक बंदे को बिठा देते हैं जिसको बोलना आता है अंग्रेज़ी में, वो अंग्रेज़ी में उनको बताता रहता है जो उर्दू में बात हो रही होती है। तो हमें कोई मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ना, ताकि आपकी बात को सुना जा सके। तो ये याद रखिएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में कहीं हमें लिसनिंग के इश्यूज़ आते हैं, कहीं हमें एटीट्यूड्स के इश्यूज़ आते हैं, कहीं हमें सोशल कल्चरल बैरियर्स का इशू आता है, कहीं हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आते हैं, कहीं हमें इस्टेब्लिशिंग सुपीरियरिटी का मसला आ जाता है, शाइनेस का आ जाता है, बैड न्यूज़ का आ जाता है, फिजिकल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये हमें कहीं ना कहीं इनमें से हो सकता है 2 पॉइंट्स आपके ऊपर एड्रेस करते हो, बाकी ना करते हो सकता है सारे करते हो सकता है सारे ना करते हो। अब आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप इसमें कहाँ खड़े हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका लिसनिंग मॉडल क्या है, आप, और लिसनिंग मॉडल कैसे पता चलेगा? आपके दोस्त बताएंगे, आपके बहन भाई बताएंगे, आपके कुलीग्स बताएंगे। तो सुनता ही नहीं साड़ी गल यार, ठोसी जा रहे हैं, ठोसी जा रहे हैं, ठोसी जा रहे हैं, साड़ी भी तो सुनना यार। पता चल गया कि इसका प्रॉब्लम है, खुद तो कोई नहीं बंदा मानता, तो लोग बताते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो चीज़ें आगे की तरफ मूव करती हैं। तो ये आपने देखा कि 3 2 5 3 8 पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमें फेस करना पड़ता है। अच्छा, अब आप ये देखिए टेक्निक्स क्या हैं लिसनिंग की, लिसनिंग की टेक्निक्स क्या हैं।
सबसे पहले अगर आपका बिलीव ही नहीं है जो मैंने आपको बताया, तो आप लोगों की बातें नहीं सुनते, अपना स्विच यहाँ से ऑफ कर देते हैं। वो कहते हैं ना, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, ऐसा होता है ना। अच्छा, आप कभी क्लास में मॉडल में लेके चलें और लोगों से पूछे, यार मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बात की थी, या उसको पता होगा या नहीं पता होगा। जो नहीं पता उसकी वजह क्या होगी, या तो वो दिलचस्पी नहीं ले रहा, तवज्जो नहीं सुन रहा, या मैंने उसको हिट किया उसकी कोई पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को, जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ और उसने अपना स्विच जो है ना वो ऑफ कर लिया। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो पर्सनल बिलीव्स हैं उसमें अगर आपको कोई इशू है तो वो आपको जो बिलीव्स है ना वो आप नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्लैरिफाइंग, आपको एक जुमला मेरा समझ नहीं आया, आपने वजाहत नहीं मांगी मुझसे, आगे बढ़ गए। आप वजाहत कितनी दफ़ा क्लैरिफाई करवाएं, आप 3 दफ़ा करवाएं, 4 दफ़ा करवाएं। उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद तो कहता है बार बार पूछें, जब तक आपको समझ ना आए आप आगे ना जाएं, आप पूछें बार बार। और अगर मुझे लगे कि ये लड़का, इसको ही प्रॉब्लम आ रहा है, लड़की को आ रहा है, लड़के को आ रहा है, तो मैं उसे कहूँगा, यार तुम क्लास के बाद मुझसे अलग से मिलना, मैं आपके बाद साथ बैठ के समझाऊंगा, क्लैरिफाई कराऊंगा कि बार बार आपके साथ तो ना हो ना। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के अंदर। आप विदाउट क्लैरिफाई किए, विदाउट लिसनिंग, विदाउट अपना क्लैरिटी लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी। ठीक है, फिर आप देखें रीस्टेटमेंट। ये रीस्टेटमेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे रीस्टेटमेंट क्या है? मैं कल कराची जाऊंगा, मैं कल कराची जाऊंगा। ठीक है, ये एक लाइन है स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैंने इसमें से 1-2 जुमले पकड़ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 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 जाओ ना, तो कल को पकड़ लिया, जाना किधर है? कराची, तो कराची पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं, मैं कल कराची जाऊंगा, मैं आराम से कह दूंगा, कल को और कराची के ऊपर ज़रा रीइंस्टेटमेंट करूंगा, जोर दूंगा। जिस बात को आप ज़्यादा जोर देते हैं ना, जिस बात को आप समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर कहता है बाकी मेडिसिन खा लें, लेकिन देखिए ये वाली चीज़ नहीं भूलनी आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दवाई। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना, उसको आप रीस्टेटमेंट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे, ताकि वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसके आप न्यूट्रल कितने आप, जो कि इंसान आमतौर पे न्यूट्रल नहीं होता। हर एक की अपनी सोच है, राय है, अच्छी बुरी, पसंद नापसंद सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपको बहरहाल एक न्यूट्रल तो होना पड़ेगा। ये ना होना कि आप मेरे पास आए हैं और आप उनके साथ मिले हुए मेरी मुखालिफ पार्टी के साथ, तो फिर आप मेरी क्या सुनेंगे? आपने तो उन्हीं की बात सुननी है। ठीक है ना, तो अपने आप को गैर जानिबदार रखना ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। अगर आप गैर जानिबदार नहीं है तो नहीं पता चलता। हम लोगों को पकड़ लेते हैं कि आपके ख्यालात पहले से ये है, आप फलां के साथ हैं, आप फलां के साथ हैं, आप तो हमारे साथ है ही नहीं। तो आप क्योंकि न्यूट्रल नहीं है, इस वजह से वो आपके साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिव नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ आप इंडोर्स नहीं कर रहे। हमने कई बच्चों को देखा है क्लासरूम में जो बड़े शरारती होते हैं, वो उस्ताद के साथ हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। उस्ताद समझ रहा होता है समझ रहे हैं, गलती ना पूछ बैठे तो पता चलता कुछ भी नहीं पता इसको, ये इसने ऐसी चलाकी। या वो पीछे बैठे हुए, जैसे अभी आप पेन से लिख रही हैं ना, तो मुझे लग रहा है जैसे हाँ मैंने समझ आप नोट्स ले रही हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास जाके देखूंगा तो आप एक फुलझड़ी सी वो तितली सी बना रही हैं। ठीक है ना, आप बज़ाहिर वहाँ से मुझे दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि जी वी आर सीरियस, आई एम लिसनिंग, आई एम वेरी फोकसिंग, आई एम राइटिंग योर नोट्स, लेकिन अमली तौर पर नहीं कर रहे होते, लेकिन हो सकता है अमली तौर पर कर भी रहे हो। तो आपने रिफ्लेक्शन देना है। या जैसे एक अच्छा टीचर क्या करता है, अच्छा बताइए जी जो मैंने अभी तक बात की इसमें से 3 पॉइंट्स मुझे बता दें, मेजर पॉइंट्स क्या हैं। अब वो आपसे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि आपने कितना मुझे सुना है और कितना मुझे नहीं सुना है। तो आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, जो आप सुन रहे हैं उसका इजहार और जो मैं सुना रहा हूँ उसका इजहार। अगर वो मुझे मिलेगा तो मुझे लगेगा अच्छा उस्ताद की दिलचस्पी ना ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसको दूसरी तरफ से फीड मिल रहा हो, और जब वहाँ से कोई फीड ना मिल रहा हो ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी उस वक्त होती है जब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करता हूँ तो लोग सवाल नहीं करते। मुझे लगता है यार या तो मैं सही तरह बात समझा नहीं सका हूँ, या ये कि इनका इंटरेस्ट नहीं है, या ये कि इनको भागना है, यहाँ से निकलना है बस, हाँ, या इनको मैं सही तरह से नहीं समझ, मेरी चीज़ें इनको समझ नहीं आई। कोई वजह है कि आपने सवाल नहीं किया। ये नहीं हो सकता 2-2.5 घंटे के सेशन के बाद आपके पास सवालात ना हो, ये कैसे हो सकता है? यू आर नॉट ब्लाइंड पीपल, आप नॉर्मल इंसान हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बातें, यार आपको अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, लेकिन लग रही हैं, तो आप उसका जवाब नहीं देंगे ना, तो फिर मुझे लगेगा कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग, चाहे वो मेरे साथ है चाहे वो आपके साथ है।
तो रिफ्लेक्ट करना, ताकि हम एक दूसरे को कायल करते रहें, इंडोर्स करते रहें, एक दूसरे को इंडोर्स करते रहेंगे तो बातचीत आगे चलेगी। सर न्यूट्रल मैंने आपको बताया ना कि आप कितने गैर जानिबदार हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे पहले से पता आप मेरे साथ नहीं है सर, आप उन्हीं के साथ हैं जिन्होंने आपको भेजा है, आप उनके साथ हैं, आप न्यूट्रल नहीं है। तो पहले मुझे लगे कि आप ताल्लुक़ ख़राब हो जाए, दोस्ती में बिगाड़ पैदा हो जाए, तो हम एक बंदा ढूंढते हैं जो न्यूट्रल हो, जो आके हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज़ करें। अगर आप न्यूट्रल नहीं हैं तो मैं तो आपको कभी भी नहीं मानूंगा कि आप मेरे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, क्योंकि पहले से आप पार्टी हैं, तो पार्टी नहीं बनना, ठीक है। समराइजिंग, अपनी गुफ्तगू को समराइज़ करें, जितनी भी गुफ्तगू की है ना, फिर वो आखिर में नहीं कहते अच्छा जी मेरी सारी बात का खुलासा बुनियादी नुक्ता ये है, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर, कुछ समराइज़ तो करें ना, ताकि निकालें कंक्लूजन क्या निकला है। मैंने कहा बेटा देखो बात आपकी बड़ी ठीक है, 10 मिनट मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप मुझे ज़रा समझा दें इस 10 मिनट में 10 सेकंड का नुक्ता क्या है, 10 मिनट का 10 सेकंड का नुक्ता दें, 1 पॉइंट मुझे बताइए पॉइंट क्या है। अगर आपके पास ये सलाहियत नहीं है, मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आदमी हूँ, टीवी का आदमी, रोज़ाना टीवी पे बैठता हूँ, हमें 20 सेकंड का 25 सेकंड का बीपर देना पड़ता है टेलीफोन के ऊपर, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाएं मैं अगर 25 सेकंड के अंदर तमीज़ मारना शुरू कर दूं तो मेरे तो 25 सेकंड ज़ाया हो गए। मुझे डायरेक्ट शॉट मारनी है, डायरेक्ट जुमला कहना है। अगर मैं कहूँगा तो मेरा वो 25 सेकंड काउंट होगा, अदरवाइज वो मैं स्लिप कर गया। अच्छा जी देखें ना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, पाकिस्तान में देखें ना बैकग्राउंड में ये है, वो टाइम खत्म, आपकी बात ही नहीं सुनी, आपको हिट करनी है डायरेक्टली। मैं एक्सप्रेस टीवी पे बैठता हूँ, 1 घंटे का 38 मिनट का प्रोग्राम होता है, 1 घंटे का प्रोग्राम में 38 मिनट का स्लॉट होता है, मैं सिर्फ 4 मिनट बोल के आता हूँ, 5 मिनट, बाकी मेरे साथ 3-4 पैनल होते हैं, उनकी भी गुफ्तगू होती है, फिर एंकर ने भी बोलना होता है, इश्तिहार भी चलते हैं। गुफ्तगू हमारी सारी 4-5 मिनट की है। उन 4-5 मिनट में मेरे पास 2-2 मिनट के 1.5 मिनट के 2 से 3 क्लिप आते हैं मेरे। उन 1.5 मिनट में मुझे अपनी बात को समराइज़ करना है सर, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है मेरे पास। तो अगर आप अपनी बात को, बड़ी बात को छोटी बात में नहीं समझ सकते और छोटी बात को बड़ी बात में नहीं लेके जा सकते। मिसाल के तौर पे एक नुक्ते को अगर आपको फैलाना पड़े, वो आपने देखा ना कभी कभी कहते हैं मेरा शहर, मेरा शहर, आपने कहा जी मैं गुजरात से हूँ, आपने कहा जी मैं मंडी बहुत दिन से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, उसने कहा मैं फलां से हूँ, अपने अपने बता दिए मेरा शहर, आपने जवाब दे दिया। अब मैं कहता हूँ ज़रा मेरे शहर को एक्सप्लेन करें, तो अब आप 10 लाइनें बताएंगे मेरा शहर क्या है। अभी आप, जब मैंने आपको कहा एक्सप्लेन करें तो आप एक्सप्लेन करेंगे ना, लेकिन जब मैंने आपको कहा सिर्फ आपका शहर कौन सा है, आपने सिर्फ शहर का नाम बताना है, इससे ज़्यादा कि लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखिए जी मैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाके से फलां से फलां से फलां से फलां से गुजरात आया हूँ, ये क्या बात हुई, चलेगा नहीं मॉडल, डायरेक्ट बताना आपने गुजरात है। तो अपनी बड़ी बात को छोटी बात में लाना और छोटी बात को बड़ी बात में फैलाना, अगर ये आर्ट आपको आता है फिर यू आर अ गुड, फिर आप एक्सीलेंट हैं। अपनी बात को आगे लेके चलने में, कम्युनिकेट करने में आपको आर्ट आता है, वरना हमें नहीं आता। जब आपसे कहा ना मुख्तसर बात करें तो आपसे बात नहीं होती। हम आपको कहते हैं जी 1 मिनट में आके अपनी बात करें, आप नाराज़ हो जाते हैं, यार 1 मिनट क्या होता है भाई, 1 मिनट बहुत होता है। तो आप अपनी बात को लेके आगे चलें। तो ये देखें, ये टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक है कि आपको बड़ी बात भी करने का मौका मिल सकता है और छोटी बात करने का भी मौका मिल सकता है। ये भी टेक्निक है कि आपको रिफ्लेक्टिव करना है, हम आपकी सुन रहे हैं, आप मेरी सुन रहे हैं, दोनों तरफ से हमें वो बॉडी लैंग्वेज जो है, जो बॉडी कम्युनिकेशन कहते हैं ना, वो हमें कम्युनिकेट करनी है। हाँ, वो चीज़ें निकाल के लानी। न्यूट्रल वाली बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। अब आप आ जाए मॉडल क्या है, ये लास्ट कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट है। मॉडल क्या है, बोलने से पहले इन्वेस्टिगेट करें, बोलने से पहले इन्वेस्टिगेट करें कि बोलना क्या है। वो आपने बुजुर्गों की बात सुनी ना, हमारे यहाँ होती थी बचपन में, हम सुनते थे, पहले सोचो, पहले तोलो, फिर उसके बाद फिर बोलो। गलत कर गए ना सारे के सारे हैं। ये दादी ने पूरी बात बताई थी, आपको आधी बात रहा दिया। पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। पहले सोचा, फिर तोलना है कि ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। तो घंटा लग जाए ना। नहीं, कोई घंटा नहीं लगता, कोई घंटा नहीं लगता। अब वो घंटा अगर लगता भी है ना तो बेहतर है कि सही बात करो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आप बता रहे थे सुने, अब हमारे यहाँ क्या होता है, पहले बोलते हैं, फिर सोचते हैं और फिर तोलते हैं। उल्टा चलते हैं ना, यार ये बात ना ही करते तो बेहतर था, गलत हो गया यार, ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं लिखनी चाहिए थी, फला नहीं करना चाहिए था। तो क्यों नहीं सोचा आपने? तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले
इन्वेस्टिगेट करो, क्या बोलना है क्या लिखना है, कौन सी चीज़ लिखनी है कौन सी चीज़ नहीं लिखनी। आप अपनी गुफ्तगू में बाज़ औक़ात बड़ी बातें कर जाते हैं, मज़ाहिया किस्म की गुफ्तगू में गलत बात भी कर जाते हैं, लिखते वक्त नहीं करते आमतौर पे। तो ये इन्वेस्टिगेट करना, अपने बोलने को इन्वेस्टिगेट करो, कौन सी बात करनी है। मतलब अपने वालिद साहब के सामने बात करेंगे तो आप एक और स्टाइल अपनाते हैं, अपने छोटे भाई के साथ दोस्त बात करते हैं, बहन के साथ करते हैं तो एक और स्टाइल होता है, दोस्त के साथ करते हैं तो हा 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 एक और शुरू हो जाते हैं। तो हर एक का स्टाइल डिफरेंट है ना। टीचर के साथ बैठेंगे तो कोई और तरीके से बात करेंगे, बुजुर्गों से करेंगे तो एक और तरीके से करेंगे, बॉस के साथ करेंगे तो एक और तरीका होगा। तो इसको इन्वेस्टिगेट करें। कम्युनिकेशन को का जो मॉडल है उसमें पहली क्या है, इन्वेस्टिगेशन, यानी जो बोलना है उसको इन्वेस्टिगेट करें या जो लिखना है। और जब आपने कर लिया इन्वेस्टिगेट तो फिर प्लान करें। जब आपने प्लान कर लिया है तो डेवलप करें। डेवलप क्या करना है, कौन सा जुमला, कौन सी कहाँ बोलना है, किधर बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारा प्लान करें। फिर टेस्ट एंड रिवाइज करें। हमारे यहाँ बेशुमार जब मैं तकरीरी मुकाबले करता था स्कूल लाइफ में, पहले हम बच्चों को सुनाते थे अपने घर वालों को, ओए बैठो तुम समझो ऑडियंस हो, मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, मुझे बताइए मैं कौन सी बात गलत कर रहा हूँ कौन सी नहीं। हाँ, मैं अपने वालिद को सुनाता था अपनी तकरीरें, वो कहते थे नहीं बेटा देखो ये जुमला ये नहीं कहना, ये नहीं कहना। टेस्ट एंड रिवाइज, आप पहले टेस्टिंग करते हैं ना, टेस्ट करने के बाद आप चीज़ों को लेके ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो आप टेस्ट एंड रिवाइज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद, और फिर मॉनिटर, इवैल्यूएशन एंड रिविजिट। यानी फिर आपने देखा कि जो कुछ मैंने किया है उसको मॉनिटर किया, उसको इवैल्यूएट किया, क्या गलतियाँ हुई हैं, और उन गलतियों को दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा, रिविजिट करना है। ठीक है, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो हमें ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन का प्लानिंग मॉडल जो है वो समझ आता है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये हाँ, इससे ये लास्ट है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन बिलीव करती है डायलॉग के ऊपर, मुकालमे के ऊपर। वही जो मैंने 2 वे का है ना, 2 लोगों की बात होगी तो कम्युनिकेशन होगी ना। तो पहला कॉन्टेक्स्ट उसका ये है कि वो बिलीव करता है किस पे, डायलॉग पे। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, पार्टिसिपेशन पे। वन साइडेड नहीं, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आपको भी बोलना है। ठीक है, अब मैं ज़्यादातर राउंड कराता हूँ बच्चों के साथ ऐसे, और मैं आप अगर मेरी क्लास में होते और मेरे पास सिर्फ 30-35 लोगों की क्लास होना, 40 क्लास तो मैं आइडियल क्लास समझता हूँ। अगर वो 60-70 हो जाए तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। 40 लोगों की जो क्लास मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में मिलती है, मैं आने से पहले बच्चों को कह देता हूँ कि 5 मिनट पहले मेरे से पहले ना आपने क्लास को राउंड में बना देना है, सर्कल में बना देना है। ठीक है, वो कहते हैं सर इतनी तो जगह नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ डबल सर्कल कर दीजिएगा, एक सर्कल आगे एक सर्कल पीछे, और मैं अब यहाँ बैठ गया हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप बैठे ना, ये जो बात कर रहे हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं देख रहे, ऐसे ही है ना, आप जो बात करेंगी ये नहीं देख रही, ये जो बात कर रही है पीछे नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं, दूसरों के आगे वाले इस तरह से देख रहे हैं। जब हम ऐसे बैठते हैं, बैठने के स्टाइल में, ये लर्निंग का सबसे बेस्ट स्टाइल है, याद रखिएगा। ऐसे गोल दायरा बना के, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं और सभी एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि सामने सामने बैठे हुए बैठे हुए। अब उसमें क्या होता है, तो इरिटेट कोई नहीं होता, बच्चे बैठ के पीछे से डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, कार्टून नहीं बना सकते, सो नहीं सकते, सबको एक दूसरे को देख रहे हैं और सबको मौका मिलेगा पार्टिसिपेशन का। आप भी बोले, 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 काम चल जाएगा। तो ये नहीं होगा कि मैंने वन साइडेड कम्युनिकेशन की है। माई कम्युनिकेशन इज टू बिलीव ऑन द सेकंड साइड, कि दूसरे भी बोले। ठीक है, तो आपकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, और जब पार्टिसिपेशन हो जाएगी तो आपकी ऑनरशिप आ जाएगी। आपको अच्छा लगेगा कि मुझसे भी बात की है, मैंने भी बात की है, मुझे भी मौका मिला है बात करने का, तो आप पार्टिसिपेशन पे। सिचुएशन एनालिसिस, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप डिसीजन मेकिंग में हैं, ये क्योंकि आपको फैसला करना है। जब आपने फैसला करना है तो उससे पहले आपको पूरा पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि क्या फैसला करना है। मोटिवेशन, अब मैं आपको डीमोटिवेट करके जा रहा हूँ, पढ़ाया मैंने बहुत अच्छा है लेकिन कर दिया डीमोटिवेट। डीमोटिवेट क्या किया, और तुझे सारे नलायक हो, कुछ नहीं मिलना, या ये डीमोटिवेटेड कर दिया, पढ़ लो तुझे नौकरियां फिर भी नहीं लभनियां, बाहर जाकर रेडियां लाओगे, तो डीमोटिवेट कर दिया ना मैंने आपको। हम अपनी गुफ्तगू से लोगों को या तो मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं। अच्छी कोशिश ये होनी चाहिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ मोटिवेशन की तरफ लाएं, उनको मोटिवेट करें। ठीक है, फिर आप एक्सपीरियंस शेयरिंग। अब ये जो किताबों में बातें हैं ना सारी की सारी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं आपके साथ सीखूंगा। आप बताइए एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस। एक का एक्सपीरियंस राजनपुर का है, एक का लिया का है, एक का बखर का है, एक का मियाँवाली का है, एक का लाहौर शहर का है, एक का पिंडी का है, एक का कराची का है, इस्लामाबाद का है। मुख्तलिफ शहरों के कल्चरों के दरमियान के अंदर से एक एक्सपीरियंस आया ना सर, उसकी तो ज़्यादा वैल्यू है, रिचेस्ट वैल्यू है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फिर आपकी डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ। सपोर्ट मैकेनिज्म, आपको किस किस्म की सपोर्ट चाहिए, माइक चाहिए बोलने के लिए,
या विदाउट माइक बात कर लेंगे, ठीक है। आपको मल्टीमीडिया चाहिए या विदाउट मल्टीमीडिया बात करनी। अब आपने जो चीज़ें आपको चाहिए पहले से पता होगा तो आप उनको बताएंगे ना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ये ना हो ना कि यहाँ पे आके मुझे पता चलेगा जी मुझे मल्टीमीडिया चाहिए, जी मुझे फलां चाहिए, उन्हें आपने बताया क्यों नहीं पहले। आजकल वो पूरे पहले पूछते हैं कि जी आपको जो रिक्वायरमेंट हो बराए मेहरबानी ज़रा हमें ईमेल कर दें कि जी मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए जी, पहले से आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके पास लिंकेजेस बिल्डिंग होने चाहिए। सपोर्ट मैकेनिज्म का मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आप देखिए वाई कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट प्रोसेस, ये क्यों एक तरक्की का मॉडल है। अच्छा बोलना तरक्की है, आपकी भी, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की भी। अगर आप इसके अंदर खेलेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन का मॉडल जो है ना वो डेवलप कर सकेंगे। अगर आपके पास मॉडल है तो यू कैन डू ईच एंड थिंग। अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकेंगे, फिर आप बस हादसाती तरीके से जहाँ उसको लेके चलना हो चलाए आप चला सकते हैं। सेकेंड ज़रा देखिए ज़रा, फिर तेज़ी से चलते हैं, फिर मुझे कुछ सवाल भी आपसे करने। अब आ जाए प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, ये भी कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इसलिए मैं इसको साथ जोड़ दिया है। पहली बात तो ये है कि मैं आया हूँ यहाँ पर और मुझे अपनी कैसेट शुरू करने से पहले पिछली कैसेट का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं आया हूँ आपके पास क्लास पढ़ाने, मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी। इससे पहले कौन शौकत साहब पढ़ा रहे थे, अच्छा अच्छा क्या पढ़ा आज, आपने कहा जी ये पढ़ा है। अब मुझे उसको लिंक करने में ज़रा आसान हो जाएगा। जहाँ आपने बात छोड़ी है ना मुझे वहाँ से बात पकड़नी है। तो लिंकेजेस जो है ना गुफ्तगू के मॉडल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं। एक बंदा आपके साथ उदास गुफ्तगू करके गया है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कहाँ होगा, जैसा वो ये, ओहो अच्छा 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 देखें यार, लेकिन देखें ना इस बात को अगर हम एक और तरीके से देखें तो हम इसको एक और एंगल से क्यों नहीं देखते। तो मैंने अब उसको लिंक कर दिया पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में, या पॉजिटिव से उधर ले गया हूँ, तो कोई लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंकेजेस जो हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कैसे लिंक को जोड़ते हैं। और लोग ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा ईजी फील करते हैं जब आप उनके लिंकेजेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी आ गया है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अब आपके पास यहाँ पे आप आ गए हैं एक प्रेजेंटेशन के लिए। अब आप आते हुए घबरा भी रहे हैं, शाय भी हैं, यहाँ पर आए हैं, मल्टीमीडिया आपके पास भी आपके पास है, प्रेजेंटेशन भी है, सब कुछ है। अचानक आप शुरू हो गए, ना आपने को हेलो हाई की, ना आपने 2-3 मिनट की सोशलाइजेशन की, कैसे हैं आप लोग कि सर मेरा नाम ये है, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया सही तरीके से, सही अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे तो इनेबलिंग कैसे पैदा होगा। डायरेक्ट आके शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चलेगी नहीं। तो एक इन्वायरमेंट पहले क्रिएट कर लें ताकि लोग आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। कंटेंट, अब वो कंटेंट क्या है, नंबर 1 क्रेडिबिलिटी। मैंने आपको कहा था जो कंटेंट आप दिखा रहे हैं वो क्रेडिबल होना चाहिए, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर वर्ड्स ठीक लिखे होने चाहिए, तज़हीक वाले जुमले नहीं होने चाहिए। क्रिटिसिज्म हो लेकिन कोई ऐसा जुमला ना हो जो किसी का दिल आज़ारी का सबब बन सके। लैंग्वेज, अब आप देखें अगर आपको कहा जा रहा है अंग्रेज़ी में, और अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो बराए मेहरबानी उनसे कह दें कि अंग्रेज़ी नहीं आती, गुलाबी अंग्रेज़ी ना बोलें, हैं उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी पंजाबी अंग्रेज़ी मिक्स करके ना पढ़ें, ज़्यादा आपका इमेज ख़राब हो रहा है कि इसको अंग्रेज़ी नहीं आती। तो आपको नहीं आती, बताएं उनको नहीं आती, उनको बताएं मैंने उर्दू में बात करनी है। मैं तो कई जगह जाता हूँ, आई एम नॉट ए गुड, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं तो पहले बता देता हूँ सर, मैं कई जगह पे गया हूँ, मेरे से पहले 3 मुकर्रर अंग्रेज़ी में तकरीर करके गए, ठीक है जी, और स्टेट सेक्रेटरी भी अंग्रेज़ी में बात कर रहा है। जब मेरी बारी आई मैं कहा थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अब मैं बात शुरू कर देता हूँ। सारे एकदम हैरान हो जाए शुरू से, फिर साथ ही तालियां बजनी शुरू होती हैं, किसी उर्दू में आ गया, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि बात क्या कर रहा हूँ, आधे लोगों को तो पता नहीं चलता अंग्रेज़ी का। तो अपने अंदर से ये शाइनेस ख़त्म कर दें, जिस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं उसी लैंग्वेज में बात करें, पूरी करें, बता दें कि नहीं आती कोई मसला नहीं है, आपको नहीं सेलेक्ट करना चाहते ना करें, आपके बारे में कोई इमेज गलत बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन जिस ज़बान में आपको आता है उसको आपको फिर पूरी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। ये नहीं हो सकता पहली बात को आप जाके करें आखिर में, आखिरी बात को आप करें पहले में। तो उसका स्ट्रक्चर बनाएं अपनी कम्युनिकेशन का, इस प्रेजेंटेशन का। अपीयरेंस, आप खुद कितने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं अपने ड्रेसेस के साथ, ठीक है ना। आपका ड्रेस, ये नहीं मैं कह रहा कोई आपने शादी वाले कपड़े पहन के आ जाने, यानी इस तरह का नॉर्मल ड्रेस जो आपको ज़रा थोड़ा सा बेहतर जाजिब तरीके से प्रेजेंट कर रहा हो। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपके पास कोट पैंट हो, टाई लगी हुई हो, आपने ऑफिशियल किस्म के ड्रेसेस पहने हो, वो ड्रेसेस ना पहने हो जो शादी ब्याह वाले ड्रेसेस हों, ठीक है। मेकअप इतना ज़्यादा ना किया हो कि लगे कि आप किसी मेहंदी के फंक्शन में आ गए हैं, ठीक है। एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, शेव शूव की हो, बाल बूल अच्छे सेट की हो, जूतों को परी पॉलिश हो। लोग बहुत देखते हैं इन चीज़ों को, मैं इंटरव्यू करता हूँ ना, मुझे पता है हम किन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें
कि आपका स्ट्रक्चर जो है, अपीयरेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। और फिर बॉडी लैंग्वेज, यानी आप जिस वक्त बात कर रहे हैं उसमें पुरजोशियत है। लेकिन ना एक बात है कि मैं कंटेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मेरा इमोशन मेरा साथ नहीं दे रहा। एक ये कि मेरा इमोशंस और मैं जो कह रहा हूँ दोनों के दरमियान बैलेंस है, तो लगता है लोगों के अंदर बड़ा जोश है, बात करते हैं। हम कहते हैं देखो कितनी सच्ची बात कर रहा है। वो किसी ने पूछा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जब वो तकरीर कर रहे थे तो अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे थे, तो किसी ने बंदे से पूछा तेन पता है कि कह रहे हैं कायद-ए-आज़म? उन्होंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं पता? कहता अंग्रेज़ी से कह रहे हैं। कहता फिर तू सुन क्यों रहे हैं? कहता इतना पता जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। ये इत्मीनान था ना, उसके ऊपर एक पूरा कॉन्फिडेंस होता है। तो वो आपके पास अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, यानी कि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तकरीर करते थे तो वो जो आम लेमैन बैठा होता था उसको भी मैसेज जा रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुमने मेरे साथ खड़े होना है। ये जब चीज़ें जाएंगी तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बिहेव कर सकते हैं। फिर आप ये देखें प्रेजेंटेशन स्किल्स में बाज़ औक़ात आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगा। जितना अच्छा नॉलेज होगा ना उतना ज़्यादा आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। आपके अच्छा नॉलेज कैसे रिफ्लेक्ट होगा? जब आपके पास एविडेंस और डाटा होगा। अपने जहाँ जहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं एविडेंस को और डाटा को इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ लड़कियों की तालीम पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर है, एविडेंस कोई नहीं है। फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम बहुत कमज़ोर है और फला रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इतनी फ़ीसद लड़कियाँ इलिटरेट हैं, तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल होगी ना बात, ठीक है। तो वो डाटा के साथ लेके आएँ। बाज़ औक़ात आपको लगा कि क्लास लोग बहुत थक गए हैं तो ज़रा जोक, लतीफ़ा, कोई शायरी ईजी करने के लिए लोगों को थोड़ा सा माहौल ब्रेक कर दें। अगर आपको नहीं आता आप कहें जी 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि हथौड़े ना लगें उस तरह से चीज़ों के ऊपर। इक्विपमेंट आपके पास पूरा होना चाहिए। अगर आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देने आए हैं तो फिर आपके पास मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज़ वाइज चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये आपको इंश्योर करना है, उन्होंने इंश्योर नहीं करना, आपने इंश्योर करना है कि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। वो कहते नहीं सॉरी जी आज हमारे पास तो मल्टीमीडिया नहीं है, तो आप ऐसे बिना वजह मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना के आ गए, नहीं ज़रूरत, नोट्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट को आपको देखना है, वॉइस को देखना है, अपनी वॉइस। और इसका बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं बात करते वक्त आखिर तक मेरी बात नहीं जाती तो आप ज़रा थोड़ा सा बीच में आए अपनी गुफ्तगू करते हुए, यहाँ से खड़े होकर भी बात करना शुरू कर दें, थोड़ा सा फिर आगे जाएँ, फिर आगे आके बात करें, फिर पीछे आ जाएँ, तो आप सबको कैच कर लेंगे। क्योंकि आपकी वॉइस कम है ना या तो माइक लगाओ, अगर माइक नहीं लगा हुआ तो फिर आप बीच में जाके आप अपनी वॉइसेस के साथ खेल सकते हैं, जितनी वॉइस आपके पास है उसकी मदद के साथ। लेकिन यहाँ से बैठ के करेंगे तो ये ना हो कि उधर आपकी वॉइस ना जा रही हो, वो वॉइस सब तक जानी चाहिए, ठीक है ना। इसको देखने की कोशिश है। अच्छा, रियलिटी, थ्योरी एंड विशेस, एक है ख्वाहिशात, एक है थ्योरी और एक है हकाइक। इनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ख्वाबी गुफ्तगू, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पे मबनी गुफ्तगू, हकाइक कुछ और है। जैसे हमारे यहाँ हुक्मरान जो होते हैं, सियासतदान, हमेशा पाकिस्तान को कहते हैं कि हम पाकिस्तान को हांगकांग बना देंगे, हम पाकिस्तान को थाईलैंड बना देंगे, हम पाकिस्तान को बैंकॉक बना देंगे, हम पाकिस्तान को मलेशिया बना देंगे। मैं अक्सर लिखता हूँ आर्टिकल, खुदा का ना है लाहौर में लाहौर रहने दो, हाँ स्विट्ज़रलैंड बना देंगे। मैं कहता हूँ लाहौर में लाहौर ही रहने दो, ताड़ी मेहरबानी। क्योंकि क्यों इस तरह की ख्वाहिशात पैदा करते हैं? जो रियलिटी है उसके अंदर खेलने की कोशिश करें। तो वो आपको अपनी कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, प्रेजेंटेशन मॉडल में इन चीज़ों को देखना। लिसनिंग का मैंने आपको कहा है, एक बंदे ने सवाल पूछ दिया, हाँ थ्योरी है कि जो किताबी बातें, जो किताबी बातें हैं उसको और जो आपकी प्रैक्टिकल बातें हैं उनके दरमियान बैलेंस पैदा करना है, ठीक है ना। ये जैसे मैं आपको बताऊं, दारा का गाँव एक किताब में होता था मजमून, मुझे आज भी याद है। दारा का गाँव बहुत अच्छा है, वो बड़ा साफ़ सुथरा होता है, उसमें पूल लगे हुए हैं, उसमें बड़ी पक्की सड़कें हैं, उसमें पानी बहुत अच्छा आता है। वो बच्चा कहता है पैर, मैंने पूछो मेरे को पूछो, मैं गाँव का बंदा वहाँ, गाँव तो सारा बिगड़ा हुआ है, आपकी किताब झूठ बोल रही है। तो आपके अंदर बैलेंस पैदा करें, किताब में, ख्वाहिशों में, फ़लसफ़े में और जो रियलिटी है उनके दरमियान बैलेंसिंग लेके आएँ। बहुत ज़्यादा किताबी बातें करेंगे तो लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। लिसनिंग का मैं आपको बता चुका हूँ कि आप को यहाँ से बात करना चाहता है आप उसको पहले सुने। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे नहीं जी मैं आपकी बात नहीं सुनता, मैं तो प्रेजेंटेशन देने आया। नहीं, आपको सुनना है, आप उसकी बात को सुने, उसको एड्रेस करें। अगर अभी एड्रेस नहीं कर सकते तो आखिर में करें, कहीं ना कहीं आपको उसको एड्रेस करना होगा। फिर डीलिंग विद क्वेश्चन, वो जो मैंने अभी आपको कहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करें। अब ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको मैं समझा देता हूँ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। विशेष का मैंने बताया कि जो ख्वाहिशात होती हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास साइकिल नहीं है और मर्सिडीज़ की ख्वाहिश लेके फिर रहे हैं, तो मर्सिडीज़ कहाँ से आनी है? पहले साइकिल ले लेना, तो पहले साइकिल लेनी पड़ेगी। रियलिटी तो ये है
आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं ना हम अपने उसमें, तो अपनी ख्वाहिशात को रियलिटी के साथ जोड़ने की बात। अब इसमें आए, बॉल थ्रोइंग का क्या मतलब होता है? बॉल थ्रोइंग एक्सरसाइज है, पता है किसी को कम्युनिकेशन में बॉल थ्रोइंग? नहीं। मिसाल के तौर पे आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक ये कि मैं सवाल का जवाब गलत दे दूं, एक ये कि मैं आपका सवाल का जवाब देने से इनकार कर दूं, और एक ये कि मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं। ये 3 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन सवाल मुझे आता नहीं है। अगर मैं गलत बोलूँगा तो अपना इमेज ख़राब करूँगा, अगर मैं कह दूँ कि मुझे आता नहीं है तो आप कहेंगे नालायक टीचर है, इसको पता ही कुछ नहीं, हमें पढ़ाने आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉल थ्रो कर दूँगा। अब बॉल थ्रो कैसे होगी? आपका क्या नाम है? उमर दराज। बहुत अच्छा उमर दराज, आपने बड़ा शानदार सवाल पूछा मुझसे, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि मैं बाद में जवाब दूँगा। आप में से पहले कौन बताएगा? आप में से 4 लोगों के हाथ खड़े हो गए। वो 4 लोगों के मैंने बॉल थ्रो की ना, आपने बॉल पकड़ ली। अब वो बॉल पकड़ी है तो आपने 4 लोगों ने जवाब दिया, अब मुझे अपनी बात करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बॉल थ्रोइंग। खुद जवाब देने की बजाय आपकी तरफ, ऑडियंस की तरफ डाल दिया कि ऑडियंस पहले से वहाँ से निकाल के लाए, फिर मैं आगे जाऊँगा। तो बॉल थ्रोइंग में आपको बैलेंस हो जाता है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। इमीडिएट जवाब देने की बजाय आपको 2-4 मिनट मिल जाते हैं, आप अपना माइंड बना लेते हैं, फिर आप उसकी मदद से अपनी कोई बात निकाल लेते हैं। आगे चलेगी 1 सेकेंड। अच्छा, वही मैंने आपको कहा एडमिटिंग योर मिस्टेक, अवॉइड रॉन्ग आंसर। अच्छा, अब ये तो आ गया क्लिनिक एंड गैरेज। क्लिनिक एंड गैरेज, आपने एक सवाल पूछा, मुझे नहीं आता। अब मेरे पास शर्मिंदगी ये है कि मैं ये कहूँ कि मुझे आता नहीं है, और दूसरा ये कि मैं आपको जवाब फिर गलत दे दूँ। अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं ज़्यादा शार्प आदमी हूँ, मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल है उमर दराज आपका, लेकिन देखिए ना अभी मैं ज़रा गुफ्तगू कर रहा हूँ। उमर दराज, मैं सवाल अभी आपका यहाँ पे रखता हूँ, हम इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे, ठीक है? ख़त्म होने से पहले फिर बात करते हैं। अभी मैं ज़रा आपके साथ एक बात कर रहा हूँ। अब मैंने उसको गैरेज कर दिया, उसको क्लिनिक में डाल दिया, ठीक है? अब मैं अवॉइड करूँगा आखिर में आप सवाल ना करें, और मैं इस अंदाज से सेशन लेके चलूँगा कि जैसे ही मैंने ख़त्म किया ना, आप सब उठ के भागेंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे, बस ओके खुदा हाफिज़, ठीक है? या ये कि आपने मुझे कहा सर वो आपने ओहो यार लेट हो गया हूँ, मुझे अगली क्लास में जाना, मैं कल आके आपको सुबह यहीं से बताऊँगा। तो मैं सुबह आया तो सबसे पहले मैं तैयारी करके आऊँगा उसको, और मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपने मुझे नहीं भी याद उस वक्त रोका, मैं कहूँगा यार उमर कल तुमने सवाल पूछा था, फिर तुमने पूछा ही नहीं मुझसे यार। वो हाँ सर वो बस मैं जल्दी में था, वो था, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ ये होता है। तो आप अपनी चीज़ों को गैरेज कर लेते हैं। हर चीज़ के ऊपर रिप्लाई करना, और वो भी रॉन्ग रिप्लाई करना, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आप बॉल थ्रोइंग खेलें और आप अपनी चीज़ों को गैरेज कर लें। जो चीज़ नहीं आती उसको यहाँ पे लिखते जाएं और फिर उसको बाद में समझने की कोशिश करें, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। वो मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंटेशन में, पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स है ना प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप उनको बेस करें। जैसे हाईलाइट करते हैं ना, तो उस पॉइंट को हाईलाइट करें जिस पे एम्फसाइज करना चाहते हैं। उन चीज़ों को एम्फसाइज करें जिनकी आपके नज़दीक ज़्यादा वैल्यू है, ताकि उसको किया जाए। फिर आप एग्जाम्पल्स दें। देखिए यहाँ जो आपने लिख दिया ना वो लिख दिया है, यहाँ से पॉइंट पकड़ना है, यहाँ से पॉइंट पकड़ना है, और यहाँ से बोलना है। बोलने में आपके पास जितनी ज़्यादा मिसालें होंगी ना, उतना ज़्यादा लोगों को आप मुतासिर करेंगे। लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं, याद रखिएगा, लोग मिसालों से, वाक़यात से सीखते हैं, ठीक है ना? इस वजह से वो अपनी एग्जाम्पल साथ लेके आए। हर एक के पॉइंट के साथ आपके पास एक एक दो एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, ताकि आप उसको वजाहत कर सकें। टेक्निक्स मैं बता चुका हूँ। आपने लेक्चर ओरिएंटेड देनी है, एक जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, इंटरेक्टिव करना है, राउंड टेबल बनाना है, आपस में बैठ के बात करनी है, ऑडियो विजुअल करना है, ठीक है? आजकल तो सारा ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहा है ना, मैं वहाँ से बैठ के भी आपके साथ सेशन कर सकता हूँ। तो जो भी आपकी टेक्निक्स हैं वो आपको उस पर इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिव अंदर लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है पता किसी को? आइडियाज़ को कलेक्ट करना। बहुत अच्छा, यानी अभी मैंने बात शुरू की है, उससे पहले मैं आपको ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ और समझना चाहता हूँ कि इस पूरे इशू के ऊपर आपके पास क्या नॉलेज है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेनस्टॉर्म करूँगा, आपसे एक सवाल रखूँगा, उस पर आपकी राय लूँगा, और उसके बाद फिर मैं अपना रंग उसके अंदर डालने की कोशिश करूँगा। तो ये भी एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आता है कि हम इन चीज़ों को इस तरीके से देखने की। जी जी, कोई भी मतलब टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरह डील करते हैं थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग? नहीं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से नहीं होगा। टेक्निकल तरीका आएगा तो मैंने आपको बताया बॉल थ्रोइंग एक, और सेकंड ये कि आप वो क्लिनिक कर लें, गैरेज कर लें, बाद में उसको बताने की कोशिश करें। एक बात जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि आप कोई मुश्किल चीज़ रखते हैं
और लोगों से कहते हैं कि आप इस पर अपनी राय दें, लेकिन वो आप शुरू में ही करेंगे या आखिर में करेंगे, बीच में नहीं कर सकते ना। तो ये बॉल थ्रोइंग है। अच्छा, अब आप देखिए बाज़ लोग क्या करते हैं, एक अच्छे यूरोप वगैरह में जाए ना, बाहर की दुनिया में कोई टीचर विदाउट नोट्स नहीं पढ़ा सकता, अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है सर कि वो नोट्स के बगैर अंदर आ जाए। हमारे यहाँ तो वो आ जाता है, जेब में हाथ डालता हुआ अंदर चहलता हुआ अंदर आता है और यहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे मार के अपनी 45 मिनट पूरे करता है, फिर बाहर निकल जाता है। जो कुछ थोड़ा बहुत पता है उसके दिमाग में, जो उस वक्त याद आया वो भी सुना दिया। बाज़ लोग नोट्स लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स होने चाहिए कि अगर मैंने 10 पॉइंट्स पे बात करनी है तो 10 पॉइंट मेरे सामने लिखे होने चाहिए ना, ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसमें से कौन से पॉइंट बात कर लिए, कौन सा रह गया है। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कहता हूँ ओहो यार फला पॉइंट रह गया, फला पॉइंट रह गया। तो बेहतर है कि आप उसको नोट्स बना लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बना के ले आएँ और उसकी मदद के साथ। ये कोई नालायकी की बात नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपने नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कोई नालायकी नहीं है, ये आपके नोट्स हैं, आप ही की तैयारी है, आप ही की मदद लेके आए, तो इसको सपोर्ट लें। बाज़ लोग नहीं लेते, बाज़ लोग समझते हैं कि शायद इससे कमज़ोरी होती है, लोग समझते हैं कि नालायक है, देख के पढ़ रहे नहीं। ये याद रखिए, नोट्स लेने चाहिए, ठीक है। तो नोट्स अगर आपके पास हैं, मैंने मिसाल के तौर पे मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ ना, जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, तो ये मैंने बुलेट्स में बनाए ना, बुलेट्स हैं। अगर मुझे इनमें से कोई पॉइंट्स के ऊपर कुछ मिसालें लेनी है तो मैं नीचे यहाँ पे लिखूंगा ये पॉइंट, टिक टिक, मजीद बुलेट बनाऊंगा, ताकि मुझे इसमें से कौन सी बात आपके साथ करनी है और कौन सी नहीं करनी, तो आपके पास वो तैयारी होनी चाहिए। फिर आपका अपना पर्सनल जो है ना नॉलेज, एक्सपीरियंस या लोगों का, पार्टिसिपेंट का बारे में जो, हाँ सॉरी, इसको इस तरह से लिखें, ये जो जिनको मैं पढ़ाने आया हूँ ये कौन लोग हैं। मैंने पहले सवाल पूछा कि कौन लोग हैं, उनका जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, BS वगैरह कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब मुझे पता चला इनका लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो BS लेवल का है, मुझे इनके साथ PhD वाला इल्म नहीं लेके आना, इनके साथ BS वाला लेके आना है। कहाँ से आए हैं जी, वो मुख्तलिफ शहरों से आए, मुझे पता है उर्दू अंग्रेज़ी दोनों मिक्स चलेंगे, ठीक है ना, ये चलेगा, ठीक है, स्लो रखना है, मुझे पता है कि ऑडियंस क्या है, कितना सुनना चाहती है। तो आप क्या करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस को, लोगों के नॉलेज को, लोगों के एजुकेशन को, लोगों के बैकग्राउंड को समझ के अपना कंटेंट तैयार करते हैं ना। अगर वो आप करें तो फिर आप ज़्यादा पावरफुल तरीके से। अच्छा, कैप्चर द ऑडियंस, ये एक बड़ा मसला है, ये अक्सर औकात होता है, लोग आते हैं, वो यहाँ से बातें कर रहे होते हैं, लोग पीछे बैठे बातें कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार ये नालायक लोग हैं सारे के सारे, ठीक है, ये सब लोग नालायक हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते। मैं काबिल हूँ, मैं तो तैयारी करके आया था, ये सुनना नहीं चाहते। सर मेरी थ्योरी ये है कि अगर मैं कमज़ोर हूँ यहाँ पर कंट्रोल करने में चीज़ों को, तो उसका फ़ायदा ये क्लास उठाएगी, और अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ तो मैं इस क्लास को मौका नहीं दूंगा, ठीक है। अब आप देख लें, अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, मैंने आपको कैप्चर किया हुआ है। कैप्चर करने की तीन थ्योरीज हैं। पहले मैंने अपनी वॉइस के ज़रिए आपको कैप्चर किया हुआ है, मेरा लेवल ऑफ वॉइस ऊपर है, एक नॉर्मल से ज़रा ऊपर रख के बात करता हूँ। दूसरा यह कि मेरी बॉडी लैंग्वेज में मैं इधर देखता हूँ। तीसरा, मैं आपको इंगेज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब आप गुफ्तगू करते वक्त कभी किसी की तरफ गौर से देख के बात करना शुरू कर देना, वो कॉन्शियस हो जाता है, या कॉन्शियस हो जाएगी या हो जाएगा, ठीक है। उसको इसके बाद डर यहाँ पर है कहीं मेरी तरफ ना आ जाए, फिर मैं इधर आ जाऊँगा, उधर से उनको डर आ जाएगा, उधर ना आ जाए, फिर मैं उधर आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं वो लोगों के फियर्स देखता हूँ ना, तो मुझे उनके साथ आई कांटेक्ट बिल्ड करने हैं। तो जब मैं आई कांटेक्ट बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ तो आपको लगता है कि यार ये किसी वक्त भी मेरे पर हमलावर हो सकता है, या ये कि मैं किसी वक्त भी किसी से सवाल कर सकता हूँ। आप बताएं ना सर। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं आप में सिर्फ सब लोगों से सवाल पूछूंगा, ये मैं कह देता हूँ, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, प्यार की तो साढ़े ना पूछना लगे। पूछना मैंने 2 लोगों से ही है, ज़्यादा से गुंजाइश 2 से 3 की होगी ना, पूछूंगा 2-3 से, लेकिन मैंने आप सबको परेशान कर दिया। मैंने आज शुरू होने से पहले कह दिया, अभी देखें बात सुने, अपने अपने नोट्स बनाएं, मैंने इसके बाद आधा पौने घंटे का सेशन करना है, सवाल मैंने सबसे पूछने हैं। अब आपको 1-2 सवाल तो तैयार करके रखने हैं पहले, कितने पूछना लगे, फिर जब मैं पूछता नहीं तो बाहर जाकर गालियाँ निकालते हैं गुस्से में, यार स्वामी मुफ्त की तैयारी करांदा रहा, पूछा कुछ नहीं। तो आप ऑडियंस को कैप्चर करते हैं अपनी वाक़यात से, अपनी गुफ्तगू से, अपने स्टाइल से, अपनी लैंग्वेज के, आप लोगों को अप्रिशिएट करके। जब मैं लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा तो आप में से हर बंदा चाहेगा कि मुझे भी अप्रिशिएट करें, इंसानी फितरत है ना, मैं भी चाहूँगा आप मुझे अप्रिशिएट करें, आप चाहें तो हम जितना करेंगे, मैं इनको करूँगा, उनको करूँगा, उनको करूँगा, फलाने, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे किसी को कहता हूँ, यार आपने बड़ी अच्छी किस्म की टाई पहनी हुई है, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लग रहे हो द्रास, कल 4 लोग और टाई ला के आएंगे, ठीक है। और अगर मैंने उनकी तारीफ़ ना की तो नाराज़ हो जाएंगे मेरे नाल,
लो जी आज अच्छी दराज तो उम्र तो ज़्यादा बेहतर टाइप आई, उन्होंने तारीफ ही नहीं की। मैं कहता हूँ आपका बेटा स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी दिन वो दूसरी लड़की दूसरे रंग का स्वेटर पहन के आएगी, ये एक फितरत है इंसानी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पकड़ें ताकि आप उनके आपका जो सिस्टम है ना वो कैप्चर है। यहाँ से अगर आपने लूज बॉल खेली है ना सर, उसका फ़ायदा ये पूरा ग्रुप उठाएगा, अब वो अपने अपने तरीके से खेलना शुरू कर देगा, फिर आप ना उनके ऊपर ब्लेम दें, आप खुद भी ब्लेम में आ जाते हैं। आखिर में मैंने आपको कहा है समराइजेशन, नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। अगर मिसाल के तौर पे आपको पता चल जाए कि एक बंदा जो है ना, इनमें से 30 लोगों में से एक बंदा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको किसी तरीके से ना आई कांटेक्ट उसके ऊपर बिल्ड कर लें बस। ये एक अच्छी एक्सरसाइज इन्होंने मुझे याद करा दी, मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं इस तरह की ऑडियंस में हमेशा से 2-3 लोग होते हैं बड़े शरारती किस्म के, और उन्होंने ना बिला वजह तंग ही करना होता है रिसोर्स पर्सन को, एक्सपर्ट्स को, ठीक है, सवाल करके, आपस में सवाल करके, उधर लगा के डी ट्रैक करेंगे, आपको उधर करेंगे। हमको कहते हैं हैकल जैकल। क्या कहते हैं? हैकल जैकल। ये 2 लोग हैं, आप में से कई लोगों को मैं कहूँगा ये हैकल जैकल है मिसाल के तौर पे। अब हैकल जैकल का प्रॉब्लम क्या होता है? वो खुद बोलना चाहता है, खुद सवाल करना चाहता है, खुद अप्रिशिएट होना चाहता है, ठीक है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, आपका क्या नाम है? मैं कहता हूँ सनाउल्लाह साहब, ठीक है। सना ने मुझसे एक सवाल पूछा है, मैं कहा सना यार तुम तो इतने टैलेंटेड लड़के हो यार, माशाल्लाह इतना शानदार बोलते हो यार, तुमसे मैं क्या पूछूं, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना यार, आगे चलता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ। अब सना की इसी में सेटिस्फेक्शन होगी कि इन्होंने मुझे अप्रिशिएट कर दिया कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक तरीका तो ये है कि मैंने आपको उस तरह से, या मैंने आपके ऊपर आई कॉन्टैक्ट बिल्ड कर दिया है, अब आप कॉन्शियस होकर बैठ गए हैं, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि मैं आपसे सवाल करना शुरू कर दूँ ताकि आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए कि ये सवाल मेरी तरफ आएगा। तो हैकल जैकल को आपने टैकल करना है। अगर हैकल जैकल टैकल हो जाए तो बाकी लोगों को टैकल करना आसान हो जाता है। 2-3 लोग होते हैं जो पूरे माहौल को ख़राब करते हैं या बनाते हैं, तो उनके साथ आपको रिलेट करना पड़ता है, तो आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएंगे। अच्छा, समराइजेशन मैंने आपको बता दिया कि आखिर में आपने चीज़ों को समराइज़ करके फाइनल नुक्तों पर लेके आना है। आपका एनालिसिस होना चाहिए, बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं, फाइनल क्या चीज़ निकालना चाहते हैं। टाइम फैक्टर, अब आपको मैंने कहा कि 5 मिनट में बात करें, आप 15 मिनट में प्रेजेंटेशन लेके आ गए हैं। आपको मैंने कहा कि आपके पास आधा घंटा है, आपके पास 1 घंटे का मवाद है। नहीं सर, जितना टाइम आपको मिला है उतनी बात करनी है। आप पूछते हैं लोगों से कि सर उसमें बताया जाता है कि आपको जनाब 10 मिनट आऊँगी आपके पास, जो बात आपने करी 10 मिनट के अंदर ही अंदर करनी है, तो आप अपनी बातें भी उतनी लेके आएँ जो 10 मिनट के अंदर ही समेट सकें। अपना टाइम फैक्टर देखें, टाइम फैक्टर में देखें, टाइमिंग को देखें। अगर आप 4:30 को बुलाया गया तो आपको 4:20 पे वहाँ पे होना है। अगर आप 4:30 के बजाय 4:40 पे आए तो अगला टाइम लेके चला गया, आप आउट हो गए, क्विट हो गए। तो अपने टाइम्स को किस तरह से मैनेज करना है, टाइम फैक्टर्स को, उसको आपको देखना पड़ेगा। एनालिसिस ये है कि आप एक चीज़ पेश कर रहे हैं ना, किसी खास चीज़ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपका फाइनल वे आउट में एनालिसिस क्या है, क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, वो बता दें बस। जो वे फॉरवर्ड है वो आपका एनालिसिस है कि अगला कदम बढ़ाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। मतलब मैं एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है ना, उसको जब एनालाइज करता हूँ टीवी पे, तो मैं फाइनल कहता हूँ कि देखें मुझे लगता ही है, ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे लगता है इस वक्त मुल्क के मसले का हल नए इंतखाबात है। जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा सारा एनालिसिस का फाइनल वर्ड्स ये है। इसी तरह आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुल्क का मसला इंतखाबात है ही नहीं, उसके लिए कुछ और लेके आए, माशी माहिरीन की टीम ले आए, कोई फला। हर एक का अपना एक एनालिसिस निकाल के आपको लेके आना पड़ेगा कि फाइनल आपका एनालिसिस क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये प्लानिंग जरा देख लें, इसमें क्या है। सबसे पहले आपका पर्पस क्या है, प्रेजेंटेशन देने का मकसद क्या है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप क्लास में नंबर की गेम में हैं, आप किसी जगह पर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, आप किसी और जगह पे जा, कहीं पहले पर्पस बताएं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने लोगों को सिखाना है या लोगों के सामने अपने आप को इस्टेब्लिश करना है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं फ़ला हूँ, ताकि हम आपको सिलेक्ट कर सकें। तो अपना पहले पर्पस लेके आएँ, पर्पस क्या है। फिर ऑडियंस को एनालाइज करें, किन को इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, उस्तादों को इंटरव्यू दे रहे हैं, बच्चों के सामने बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। अब आपके देखिए ना, हमारे यहाँ जो बहुत सी प्रेजेंटेशन होती हैं वो स्टूडेंट्स के साथ होती है ना, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स पता है कौन है, उनका ऑडियंस एनालिसिस होना चाहिए। तो आपके पास ये एनालिसिस लाजमी होना चाहिए, वरना होगा ये कि आप शायद तैयारी कुछ और करके आए, वहाँ कुछ और है। अब मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ, प्रैक्टिकल मिसाल। अभी मैं पिछले दिनों ना कसूर गया हूँ एक ट्रेनिंग कराने के लिए। मैं इसी तरह से उनको मैंने कहा कि यार वो ज़रा मुझे ऑडियंस बता दें। उन्होंने कहा जी एक्स काउंसलर हैं लोकल गवर्नमेंट के। मैं कहा ठीक है।
अब मैंने इसी तरह से मल्टीमीडिया पे उर्दू में, मुझे पता है काउंसलर हैं, ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, तो मैंने उर्दू में एक मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन तैयार करके ले गया। अब मैं वहाँ पे गया तो उधर मैं देखा कि एक बंदा आया, ऐसा चद्दर पाई है पिंडू ने, ठीक है ना, सर पे उन्हें पगड़ी पाई है, आगे बैठ गया है। खातून आई है बड़ी डरी हुई सहमी, जिस गाँव के लोग होते हैं। मैंने उसे कहा, लड़के को मैंने कहा यार ये मल्टीमीडिया नहीं खोलना, ये सारा खेल ख़राब हो गया, ये ऑडियंस कुछ और है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, आप मेरे सामने ये 15-20 लोग बैठे हुए हैं काउंसलर्स आप। अब मैं पंजाबी में मैंने गुफ्तगू शुरू की और मैंने सारी ट्रेनिंग जो है 3 घंटे की 4 घंटे की पंजाबी में बैठ के ना, और दसो जी पिंडा की होता है, फलां की होता है। अभी नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, इनकी मदद के साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं उनको उनकी लैंग्वेज में लेके, वो बड़े खुश हुए जी पंजाबी ज़बान से साढ़े ना गुफ्तगू हो रही है। ठीक है ना, बह गया बंदा, बैठ के गल्लां करता पिया, एप्रीशिएट करी जा रहा है। मैं कहा चाचा जी वाह क्या कमाल की गल की, तुसी बड़ी वड्डी गल कर दी है, वो भी खुश हो गया। तो आपको ऑडियंस के साथ अपने आप को मैच करना है। अगर आप ऑडियंस के साथ मैच नहीं करेंगे, ऑडियंस आपको छोड़ देगी। ये याद रखिए, ऑडियंस बहुत जालिम होती है। ऑडियंस या तो आपको तारीफ़ करती है या उठा के बाहर फेंक देती है। तो ये इसको आपका ऑडियंस एनालिसिस ठीक होना चाहिए। वो इस सेटिंग एंड लोकेशन आपको देखनी है कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ बैठना है, किधर आपको बिठाया गया है। अगर आपको बिठाया है कि ऐसी जगह पे जा रहा है आपकी वॉइस वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो आप अपने आप को रिविजिट करें, अपनी पोजीशंस को रिविजिट करें, फिगर आउट करें वो जो जिसे आप पॉइंटर कहते हैं, कौन सी पॉइंट है जिसको आप कहना चाहते हैं, कौन से पॉइंट है जिसको नहीं कहना चाहते, वो फिगर आउट करें। जो भी फैसिलिटीज़ मैंने आपको कहा है कि आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको पहले से बतानी है कि मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए, उसके बाद मैं जाके आगे बात कर सकूँगा। ये आपकी पूरी प्लानिंग का मॉडल है। जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो ये 5 चीज़ें जो है ना, ये आपको ज़रा देखनी है। अब आ जाए लास्ट में, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ 10 मिनट बात करूँगा सवाल जवाब पे। ये है निगोशिएट करना, जो मैंने आपको कहा था ना, हम एक दूसरे के साथ मामला तय करते हैं। टू बिकम अवेयर, अब सुने ज़रा, टू बिकम अवेयर ऑफ माई स्ट्रेंथ एंड सॉफ्ट स्पॉट्स इन बिगनिंग अ निगोशिएशन। आप सबको पता है कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन सी वीकनेसेस है, कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर है और कौन सा हार्ड कॉर्नर है। आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। हर एक के अंदर, आपके अंदर कोई इंसान, अल्लाह ताला ने दुनिया में तमाम मज़ाहिब के खुदाओं ने कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं किया जिसको मुकम्मल तौर पे नाहिल और मुकम्मल तौर पे काबिल बनाया हो। हर एक के अंदर कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। आपकी खूबियाँ और खामियों के दरमियान ही आप रहते हैं। कुछ चीज़ें आपके पास पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, उनको दूर करना है। किसी के पास कुछ नेगेटिव है, उसने आगे से पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो टू बिकम अवेयर ऑफ माई स्ट्रेंथ, जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, आप किसी से पूछे ना यार अपनी खूबियाँ बताएं, अब आप सोचना शुरू कर देते हैं आपके पास खूबी कौन सी है। मैं क्या हुआ है सर, सोच रहा हूँ, पता ही नहीं है खूबियाँ। अभी मैं कहता हूँ आप अपनी ज़रा खामियाँ बताएं, टट शुरू हो जाएंगे, ये हमारी खामियाँ हैं, हमें बहुत पता है हमारी खामियाँ क्या है। आपसे मैं कहता हूँ कि ये सलमान आबिद है, इसकी ज़रा खूबियाँ बताएं, आपकी ज़बान किंग हो जाती है। आपसे कहा जाए सलमान आबिद की ज़रा वीकनेसेस बताएं, टट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम बड़े शौकीन हैं क्रिटिसाइज़ करने के। हमें बड़ा शौक है, मातम करने का भी बड़ा शौक है। मुकेश को गाने सुन सुन के जो है ना वो हमें उदास होने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, बड़े शौकीन हैं हम। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। तो पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खूबियाँ क्या हैं, जिनकी बेसिस पे आपने अपने आप को मार्केट करना। मैं आप मुझे बताएं ना 4 खूबियाँ क्या हैं जिनकी वजह से मैं आपसे सिलेक्ट करूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं ना इंटरव्यू देने, मैं पहला सवाल उनसे ही करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये बताओ तुम में ऐसी कौन सी बेटा 3 खूबियाँ हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें सिलेक्ट करूँ। वो कहता है मैं एनर्जेटिक बहुत हूँ। मैं कहता हूँ ओके गुड। वो कहता है मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, राइटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, गुड। कहता है मैं बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी को IT को डील कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ गुड। अब ये तीनों बातें मुझे सूट कर रही हैं, छोड़ दें डिग्री शिग्री क्या है, मुझे इससे कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 बातें मुझे बड़ी सूट कर, मैं इन 3 चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। अगर मुझे कामयाब हो जाऊँगा मैं कहूँगा बच्चा रख लें, ये ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं। मैंने आपको रखना है आपकी खूबियों के साथ, आपकी खामियों के साथ नहीं रखना, आपकी खूबियों के साथ रखना है। तो अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको एक्सप्लोर करें। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप जो है ना बस वो जब पूछेंगे ना तो आप सोचते रह जाएंगे, और जब आप सोचते रह जाएंगे तो उसने आपको पास ऑन करके अगले बच्चे को बुला लेना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद रखिए। अब ये देखिए ज़रा, निगोशिएशन इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोलने का प्रोसेस है, इन विच द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ मैं आपसे कुछ मालूमात शेयर करता हूँ, इज द की दैट इनेबल्स द पार्टीज टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, जहाँ एक दूसरे पार्टी के 2 पार्टियों के इंटरेस्ट जो है वो आपस में मैच करते हो, एंड लेट टू द एग्रीमेंट, एंड फाइनली हम किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं। यानी ऐसी मालूमात, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी थॉट्स, ऐसे आइडियाज़
जिनका आपके और आपके दरमियान कोई रिलेशनशिप हो, और उसको हम अंडरस्टैंड करके किसी फाइनल नुक्ते के ऊपर पहुंच जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी न्याय है। फिर आप ये देखें, द निगोशिएशन प्रोसेस इज एनहांस विद बोथ पार्टीज टू नो हाउ टू प्रोप फॉर देयर एजेंडा, एंड पता होना चाहिए कि हम दोनों पार्टियों के साथ क्या निकालना चाहते हैं। जब तक आपको निगोशिएट करते हुए ये पता नहीं है कि मैंने लेना क्या है, आप लेने आए थे कुछ और लेके जा रहे हैं कुछ और, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको पता होना चाहिए एजेंडा क्या है, क्या चीज़ हमें निकालनी है, कौन सी चीज़ों को लेके आगे प्रोसेस को लेके चलना है, तो फिर हम आगे जा सकेंगे। सबसे पहले इसमें ज़रा देख लें, और ये क्योंकि आपको पास स्लाइड्स मिल जाएंगी, ये स्लाइड्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है ना, ग्रुप में आ जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। आप में से किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में ही मुझसे शेयर कर लें, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं जल्दी चलता हूँ। नंबर 1, बार्गेन करना। आपके पास अच्छी बार्गेनिंग होगी तो आप अच्छा सौदा खरीदेंगे। अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती तो आप अच्छा सौदा नहीं खरीद सकेंगे। ठीक है, तो बार्गेनिंग निगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी कोई ट्रिक बता दें क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मतलब आप चीज़ खरीदने जाते हैं ना, वो 1000 की बताता है, आप 200 से शुरू होते हैं, करते करते जहाँ भी आपको समझ आती है आप कर ले, तो नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ जाते हैं बार्गेन में। अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन, आपको पता होगी आपकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ तक मैंने जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, वो पोजीशन को पता होना चाहिए। इनेबलिंग इन्वायरमेंट को बता चुका हूँ, पहले माहौल बनाएं ताकि वो आपके साथ बातचीत कर सके। टॉलरेंस, रवादारी, गुस्सा नहीं करना, हंगामा नहीं कर देना, लड़ाई नहीं कर देनी, इशू कर देनी, तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलें। रेजिस्ट करना है, जिस बात पे आपको समझ आ रहा है कि ये नहीं करना, उस पर थोड़ा सा स्टैंड लें कि नहीं सर ये तो मुमकिन नहीं है हमारे लिए, हम कैसे आगे जा सकते हैं, रेजिस्टेंस कर लें। फिर उसके बाद अपनी डिमांड को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी डिमांड जिसको मैंने जनरेट करना है उसके ऊपर अपने आप को फोकस करें कि यहाँ से नीचे मैंने नहीं जाना, उसको करें। ऐसी सिचुएशन बना दें विन विन, जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, आपका भी भला हो उसका भी भला हो। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होने चाहिए, काउंटर आर्गूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए, ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए। फिर डेडलॉक ना पैदा करें। सर काउंटर आर्गुमेंट क्या होता है? काउंटर आर्गूमेंट ये होता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि ये चीज़ ले लें, मैं कहता हूँ नहीं इसके मुकाबले में ये चीज़ ले लें, ये ज़्यादा बेहतर है। आप कहते हैं नहीं मुझे तो यही कंपनी की चाहिए, मैं कहता हूँ यार ये बेस्ट कंपनी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैं काउंटर आपको चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक ना पैदा करें। डेडलॉक पैदा कर देंगे तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। और कोशिश करें कि पोजीशन को खुला रखें, ओपन रखें डोर, ताकि आप निगोशिएट करते रहें। जब आप डेडलॉक पैदा कर देंगे तो फिर बात आगे नहीं चलेगी, जैसे इमरान खान ने पैदा किया हुआ है, उसको ना करें। डेडलॉक को खोलना चाहिए, पैदा नहीं करना चाहिए। डिसीजन अथॉरिटी, आप में से जो निगोशिएट कर रहा है क्या उसके पास फैसला करने की अथॉरिटी है? ये ना हो कि फैसले के करीब आए तो आप कहेंगे अच्छा मैं फलां से पूछ के बताता हूँ, वो फिर नहीं। आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, फैसला आप कर सकते हैं तभी आप उसके अंदर बैठेंगे, अदरवाइज यू कांट सिट देयर। फिर आप ये डील्स एज टर्म ऑफ एज, आप डील जो कर रहे हैं इंडिविजुअल कर रहे हैं या टीम की कर रहे हैं? अगर टीम के कर रहे हैं तो टीम का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो आपकी बात को तस्लीम करेंगे तभी बात आगे चलेगी ना। लिसनिंग, आपको सुनना पड़ेगा दोनों तरफ की बातों को, और थोड़ा सा लचक पैदा करनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो बात आगे चलेगी। फिर आप ये देखें प्रोसेस क्या है, आपको दूसरे बंदे की फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसको समझे बगैर, उसको देखे बगैर, परखे बगैर आप अपनी बात आगे नहीं चला सकेंगे। दूसरे बंदे की पोजीशन को भी देखें, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उनका भी कोई बंदा इस वक्त मुश्किल में है, उसको भी आप अंदाज़ा लेके आए। फिर फैक्ट्स एंड ओपिनियन, जो हकाइक कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, इनके दरमियान बैलेंस पैदा करने की कोशिश करें। ये ना हो कि वो ख्वाहिशात के ऊपर ही सारी बात चलती रहे, ओपिनियन में और फैक्ट्स में बैलेंस होना चाहिए। फिर आपकी रीजंस में और फीलिंग में, इमोशंस कुछ और हैं, हकाइक रीजंस कुछ और कह रही हैं, इनके दरमियान को आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और टेस्ट माई एजम्पशन, जो भी आप फाइनल करने लगे हैं उससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये वाकई इसके ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे। अगर इत्तेफाक कर लेंगे तो बात आगे चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। स्किल्स हैं, हमेशा याद रखें ओपन हैंडेड क्वेश्चन करें। ऐसा क्वेश्चन ना करें जिससे डेडलॉक पैदा हो जाए। सवाल ऐसा करें जो ओपन हैंडेड हो। ओपन हैंडेड से मुराद होता है कि ताकि दूसरा सवाल की गुंजाइश हो, फिर तीसरे की गुंजाइश हो, चौथे की गुंजाइश हो, आप बताएं ना जी, आप बताएं ना जी, आप बताएं। ओपन हैंडेड गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें निकलती रहें। एक वक्त में एक बात करें, एक वक्त में ज़्यादा बात करेंगे तो फिर बात कंफ्यूज हो जाएगी। दूसरों को जवाब देने का मौका दें कि वो आपकी बात को रिप्लाई करें, बार बार उसके ऊपर चीज़ें ना फेंकते जाएं। पहले इंतज़ार करें कि वो क्या चीज़ आपके साथ करता है, फिर आगे चलें, उसको करें। रीइंफोर्स करें, जो आप वर्बली, जो उसने कह दिया ना कि अच्छा जी मेरा आपके साथ ये एग्रीमेंट हो गया, अब आप उसको रीइंफोर्स करें कि सर इस पे बात पर इत्तेफाक हो गया है ना, ये ठीक है सर, इसको लॉक लगाएं, हाँ लगाएं जी, तो फिर बात आगे चलेगी। एंड फाइनली जो है ना विद बॉडी लैंग्वेज, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको आपने देखना है। और ये एक लास्ट है जी, बस इसको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे तो यू आर कॉम्प्लिकेटेड पर्सन और आपके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। दोबारा आपसे मैं नेगोशिएट नहीं करूँगा क्योंकि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिटिसाइज।
कर रहे हैं सिचुएशन को, एडवाइस दें उनको कि चलें सर इस दफ़ा नहीं करते हैं, हम अगली दफ़ा फिर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा बैठ के बात कर लेंगे, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में एडवाइस करते हैं, अपनी ओपिनियन दे दें वहाँ पे, अपनी ओपिनियन छोड़ के आएँ, उनको आंसर भी दें कि मेरे ख्याल के मुताबिक इसका ऑप्शन का ये हल है। लोगों के जवाबात के अंदर इंटरप्ट ना करें, जो वो देना चाहते हैं उनको सुने, आपको कबूल है नहीं कबूल, ये आपकी अपनी फाइनल है। और फिर खामोशी जो है ना उसको आपने तोड़ना है, जहाँ डेडलॉक पैदा हो रहा है उसको तोड़ना है। जब आप वो तोड़ेंगे तो फाइनल गाल होगी। अब फाइनल फिर जाके जिस पे बात खत्म होगी, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, समरी ऑफ एग्रीमेंट, जिस पे आपका इत्तफाक हुआ है, और लेवल ऑफ एग्रीमेंट, वी बोथ आर एग्रीड और नॉट, वी बोथ आर एग्रीड, इसका मतलब लेवल ऑफ कमिटमेंट एक है। समरी ऑफ एग्रीमेंट पे जिस पे हमने इत्तफाक कर लिया। सिर्फ 2 सवाल अगर छोटे छोटे ले लें तो फिर मैं इसको खत्म कर देता हूँ जी। 2 कमेंट जी। कम्युनिकेशन जो है ना वो ये है कि एक स्किल है जिसमें आप अपनी बात करते हैं और आपके पास कोई एजेंडा नहीं है उस तरह से। निगोशिएशन का मतलब है आप एक ख़ास पर्पस के साथ आए हैं और कोई ख़ास चीज़ को निगोशिएट करने आए हैं, ये ज़रा स्पेसिफिक है। कम्युनिकेशन ज़रा इज़ अ लार्जर पर्सपेक्टिव जी। अभी आपने टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस की बात की है, तो ये 2 बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, टॉलरेंस का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा अपने अंदर यहाँ पे पैदा करना है और उसको बर्दाश्त करना है चीज़ों को। जो रेजिस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने वो बात नहीं माननी जो मुझे सूट नहीं करती, मैं उनके साथ टॉलरेंस के साथ ही बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहा हूँ, तहजीब से बात कर रहा हूँ, लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन रेजिस्ट करूँगा। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही उसके ऊपर मैं रेजिस्ट करूँगा और उस पर मैं कायम रहूँगा जी। जी प्लीज़, तो आप कहोगे बेटा। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मतलब एक जो कम्युनिकेटर नहीं है वो अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, लेकिन आपने फिर फिजिकल वो जो प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर कहा था कि जो अरड़ के बोलते हैं तो उनका वो मतलब अच्छे कम्युनिकेटर। अच्छा, उसका भी मैं सुन लें। जो इस तरह के फिजिकल प्रॉब्लम में लोग हैं वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना वो ठीक होते जाएंगे। अब मैं आपको टिप दे देता हूँ, जो लोग इस तरह की चीज़ें हैं वो अपनी ऑडियोज़ में, ये मोबाइल के अंदर अपनी वॉइसेस को रिकॉर्ड करके ना उसको रिकॉर्ड करते जाएं, सुनते जाएं। आप 15 दफ़ा ये एक्सरसाइज करें, आप देखेंगे जो 15वां दफ़ा बोलेंगे ना वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ आएगी। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की चीज़ों में, जो रुकाने वाली चीज़ें हैं वो है, एक एक्सरसाइज है कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता कच्चा कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये आपकी यहाँ की जो चीज़ें हैं ना इसको वो खोल रहा है। तो ये एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप में से किसी को इसमें इश्यूज़ हो तो आप ग्रुप में डालें, मैं उसको आंसर करूंगा। मैं कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा, वो अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी।